कल्पना कीजिए एक ऐसे छोटे मतलब बिल्कुल अनजान अंडरडॉग स्टार्टअप की जो अचानक से बाजार में उतरता है और सदियों पुरानी सबसे ताकतवर मल्टीनेशनल कंपनी को उसी के घर में घुसकर पूरी तरह से पछाड़ देता है। सुनने में किसी फिल्म की कहानी लगता है ना? बिल्कुल, किसी हॉलीवुड फिल्म जैसा। हाँ, लेकिन भारतीय क्रिकेट में इस बार ठीक ऐसा ही हुआ है। जब जम्मू और कश्मीर की टीम ने क्रिकेट के पारंपरिक पावर हाउस यानी कर्नाटक को उसी के मैदान पर हराकर रणजी ट्रॉफी जीती ना, तो उसने पूरे खेल जगत को चौंका दिया। एकदम सही बात है, ये एक ऐतिहासिक पल था। तो आज की इस गहरी चर्चा में हम इसी तरह की चौंकाने वाली घटनाओं का विश्लेषण करने वाले हैं। हमारे पास आज जो स्रोत है वो है द 2025-2026 स्पोर्ट्स अल्मनैक एंड एथलेटिक ऑनर्स रजिस्ट्री। और मैं बता दूं कि ये स्रोत विशेष रूप से उन उम्मीदवारों के लिए बहुत अहम है जो यूपीएससी, एसएससी और बैंकिंग जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। जी हाँ, और आज हमारा मिशन केवल तथ्यों और आंकड़ों को रटना नहीं है। मतलब हमें उन खेल आयोजनों और पुरस्कारों के पीछे के असली महत्व को समझना है, ताकि जो लोग सुन रहे हैं उन्हें पूरी जानकारी एक दिलचस्प कहानी की तरह याद रहे। ठीक है, चलिए इसे विस्तार से समझते हैं। और इसे गहराई से समझना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि अब परीक्षा सेट करने वाले लोग आपसे सिर्फ ये नहीं पूछते कि कौन जीता और कौन हारा। पैटर्न बदल गया है। बिल्कुल बदल गया है। वो ये देखते हैं कि क्या एक भावी प्रशासक के रूप में क्या आप खेल को एक सॉफ्ट पावर के टूल की तरह देख पा रहे हैं। वैश्विक कूटनीति में खेल अब एक बहुत बड़ा हथियार है। सही कहा। तो जब हम आज के स्रोत पर चर्चा करेंगे तो हमारा ध्यान क्या से ज्यादा इस बात पर होगा कि ये क्यों हुआ और इसका राष्ट्रीय स्तर पर क्या प्रभाव है। तो चलिए उस खेल से शुरुआत करते हैं जो भारत में किसी धर्म से कम नहीं है, क्रिकेट। और मार्च 2026 के करंट अफेयर्स में सबसे बड़ी खबर है आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2026। भारत ने फाइनल में न्यूजीलैंड को करारी शिकस्त देकर अपना तीसरा खिताब जीता है, जो कि 2007 और 2024 के बाद एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। हाँ, और मेजबानी इस बार भारत और श्रीलंका ने मिलकर की थी। ये 10वां संस्करण था। स्रोत के अनुसार विजेता टीम को 27.48 करोड़ रुपए की पुरस्कार राशि मिली है। एक बहुत बड़ी रकम है। बिल्कुल, लेकिन आंकड़ों से परे जो चीज मुझे इस विश्व कप में सबसे अलग लगी वो है टीम का नेतृत्व। अच्छा? हाँ, मतलब रोहित शर्मा इस बार एम्बेसडर थे, लेकिन कप्तानी सूर्य कुमार यादव कर रहे थे। प्लेयर ऑफ द मैच जसप्रीत बुमराह रहे, लेकिन प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट संजू सैमसन बने। तो रोहित का एम्बेसडर बनना और कमान पूरी तरह से नई पीढ़ी के हाथ में जाना, क्या ये सिर्फ एक नियमित रोटेशन है या इसके पीछे कोई गहरी रणनीति है? देखिए, ये कोई सामान्य रोटेशन बिल्कुल नहीं है। इसे आप भारतीय क्रिकेट में एक सोची समझी जनरेशनल शिफ्ट यानी पीढ़ीगत बदलाव कह सकते हैं। अच्छा, पीढ़ीगत बदलाव? हाँ, सूर्य कुमार यादव को कप्तान बनाना और संजू सैमसन का प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बनना, ये साफ संदेश है कि मैनेजमेंट अब आक्रामक और बेखौफ क्रिकेट के मॉडल पर पूरी तरह से शिफ्ट हो चुका है। पुरानी शैली पीछे छूट रही है। बिल्कुल, और रोहित शर्मा को एक एम्बेसडर की भूमिका में रखना ये दिखाता है कि टीम अपने दिग्गजों का सम्मान तो कर रही है, लेकिन साथ ही भविष्य के लिए एक नई कोर टीम तैयार हो चुकी है। तो ये प्रतियोगी परीक्षाओं के नजरिए से इसे कैसे देखा जाए? प्रतियोगी परीक्षाओं के नजरिए से देखें तो संजू सैमसन का उभरना ये बताता है कि हमारा टैलेंट पूल अब इतना गहरा हो चुका है कि हम सिर्फ एक या दो सुपरस्टार्स पर निर्भर नहीं है। और ये बात बीसीसीआई भी अच्छी तरह समझती है। स्रोत में जो बीसीसीआई नमन अवार्ड्स 2026 का जिक्र है वो आपके इस पीढ़ीगत बदलाव वाले तर्क को एकदम सही साबित करता है। हाँ, वो सूची बहुत दिलचस्प है। बहुत दिलचस्प है। सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर के लिए दिए जाने वाले पॉली उमरीगर अवार्ड इस बार पुरुष वर्ग में शुभमन गिल और महिला वर्ग में स्मृति मंधाना को मिले। वहीं कर्नल C.K. नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड राहुल द्रविड़ और रॉजर बिन्नी को दिया गया। और महिलाओं में बीसीसीआई लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड महान मिताली राज को मिला है। बिल्कुल। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात है बेस्ट इंटरनेशनल डेब्यू का पुरस्कार जो हर्षित राणा और एनायंशी शरणी को मिला है। आप इस सूची की पूरी संरचना देखिए, ये एक पुल की तरह काम कर रहा है। एक पुल की तरह मतलब कैसे? मतलब एक तरफ द्रविड़, बिन्नी और मिताली राज है जो वो मजबूत नींव है जिस पर भारतीय क्रिकेट खड़ा है।
बीच में शुभमन और स्मृति जैसे खिलाड़ी हैं जो आज के ग्लोबल ब्रांड हैं। सही बात है। और दूसरी तरफ हर्षित और श्री शरणी जैसे बिल्कुल नए चेहरे हैं। ये जो निरंतरता है ना, यही एक सफल खेल प्रशासन की पहचान है। अरे वाह, ये तो बहुत ही बढ़िया विश्लेषण है। और मैं बता दूं कि परीक्षाओं में अक्सर क्रोनोलॉजी या मैच द फॉलोइंग में ऐसे ही सवाल आते हैं जहां उम्मीदवारों को ये समझना होता है कि बेस्ट डेब्यू पाने वाला खिलाड़ी भविष्य की किस रणनीति का हिस्सा है। लेकिन ये भविष्य की रणनीति सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियमों में तो नहीं बनती, इसकी भट्टी तो घरेलू क्रिकेट में सुलगती है। बिल्कुल सही कहा। और यहीं पर मैं अपनी शुरुआती वाली बात पर वापस आना चाहूंगा। रणजी ट्रॉफी 2025-26, जम्मू और कश्मीर की ये ऐतिहासिक जीत सच में बहुत बड़ा मोमेंट था वो। बहुत बड़ा। कर्नाटक को हुबली के डीआर बेंद्रे क्रिकेट स्टेडियम में हराना कोई छोटी बात नहीं है। आकिब नबी को प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया। लेकिन मुझे एक बात पर थोड़ा शक होता है। क्या शक है? क्या ये वाकई में क्रिकेट के टैलेंट का डेमोक्रेटाइजेशन यानी लोकतंत्रीकरण है जैसा कि लोग कह रहे हैं, या फिर ये जम्मू कश्मीर की एक फ्लूक या जादुई जीत भर है? क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में कर्नाटक आज भी उनसे कोसों आगे है। ये बहुत ही वाजिब संदेह है। मतलब पहली नज़र में ऐसा लग सकता है, लेकिन अगर आप पिछले कुछ सालों के पैटर्न का विश्लेषण करें तो ये कोई तुक्का नहीं है। अच्छा। आकिब नबी का प्लेयर ऑफ द सीरीज बनना इस बात का सबूत है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर और कोचिंग सुविधाएं पहले सिर्फ मुंबई या बैंगलोर तक सीमित थीं, वो अब छोटे राज्यों तक पहुंच रही हैं। इसे सिस्टमैटिक डिसेंट्रलाइजेशन कहते हैं। जम्मू कश्मीर की ये जीत पूरे देश के छोटे राज्यों के लिए एक केस स्टडी बन गई है। मतलब अब कोई भी टीम किसी को भी हरा सकती है। बिल्कुल। ये बताती है कि अगर प्रतिभा को सही एक्सपोजर मिले तो एक अंडरडॉग टीम भी दशकों पुराने सिस्टम को उसी के घरेलू मैदान पर ध्वस्त कर सकती है। ठीक है, अगर हम इस सिस्टमैटिक डिसेंट्रलाइजेशन की बात मान भी लें तो क्या ये सिर्फ क्रिकेट तक ही सीमित है? बिल्कुल नहीं। क्योंकि स्रोत आगे जिन खेलों की बात कर रहा है वो भारत के पारंपरिक खेल ढांचे से बिल्कुल अलग हैं। और यहाँ पर बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। हाँ, जमीनी स्तर पर बहुत कुछ हो रहा है। हमारे पास खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2026 और पहली बार आयोजित हुए खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स के आंकड़े हैं। विंटर गेम्स का यह छठा संस्करण जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में हुआ। इसका शुभंकर यानी मस्कट शी-ने-शी था, जो कि एक हिम तेंदुआ है। और परिणाम, लगातार तीसरी बार भारतीय सेना ने टीम चैंपियनशिप जीती, वो भी 23 पदकों के साथ, जो कि एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। हाँ, हिमाचल प्रदेश दूसरे और हरियाणा तीसरे स्थान पर रहा। सेना का दबदबा तो समझ आता है, लेकिन परीक्षाओं के लिए ये शी-ने-शी या आयोजन स्थल इतना महत्व क्यों रखते हैं? देखिए, परीक्षाओं में सवाल सिर्फ खेल से नहीं आते, वे इसे भूगोल और पर्यावरण से भी जोड़ देते हैं। ओह, इंटरलिंकिंग। बिल्कुल। शी-ने-शी यानी हिम तेंदुए को शुभंकर बनाना पर्यावरण संरक्षण और उच्च ऊंचाई वाले इकोसिस्टम के प्रति जागरूकता का प्रतीक है। बहुत गहरी बात है। और भारतीय सेना की जीत का कारण भी यही उच्च ऊंचाई है। सेना के एथलीट ऐसे कठोर और बर्फीले वातावरण में रहने और ट्रेनिंग करने के आदी होते हैं। हाँ, उनकी पोस्टिंग ही ऐसी जगहों पर होती है। सही कहा। उनका एक्लेमेटाइजेशन यानी जलवायु के अनुकूल ढलने की जो क्षमता है वो मैदानी इलाकों के खिलाड़ियों से कई बेहतर होती है। यही विज्ञान उन्हें विंटर गेम्स में अजेय बनाता है। ये एक्लेमेटाइजेशन वाला पॉइंट बहुत ही शानदार है। और मुझे लगता है कि इसी तरह के एक अलग वातावरण और विज्ञान का जिक्र ट्राइबल गेम्स में भी है। एकदम सही पकड़ रहे हैं आप। स्रोत बताता है कि खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स का ये पहला संस्करण था, जिसकी मेजबानी छत्तीसगढ़ के रायपुर, जगदलपुर और सरगुजा ने की। इसका शुभंकर था मोरवीर। मैं इस आयोजन को लेकर इसलिए उत्सुक हूं क्योंकि ये एक बिल्कुल नई पहल है। और अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य से जोड़ें तो इसे आप एक विशाल स्काउटिंग फनल की तरह देख सकते हैं। स्काउटिंग फनल? हाँ, जैसे बड़ी टेक कंपनियां टैलेंट को खोजने के लिए सीधे बड़े कॉलेजों में जाने के बजाय हैकाथॉन आयोजित करती है ना। हाँ, बिल्कुल। वैसे ही सरकार ने ये ट्राइबल गेम्स शुरू किए हैं। आदिवासी एथलीटों का बायोमैकेनिक्स, मतलब उनकी शारीरिक बनावट, फेफड़ों की क्षमता और प्राकृतिक फुर्ती, तीरंदाजी या लंबी दूरी की दौड़ जैसे खेलों के लिए एकदम सटीक होती है। अरे वाह, ये तो कभी सोचा ही नहीं। और ये टैलेंट जंगलों और छोटे गांवों में छिपा रहता है, तो ट्राइबल गेम्स के जरिए उन्हें एक राष्ट्रीय मंच दिया जा रहा है ताकि उन्हें सही उम्र में पकड़कर भविष्य के ओलंपिक के लिए तराशा जा सके। मतलब हम सिर्फ खेल नहीं खिला रहे, हम टैलेंट की माइनिंग कर रहे हैं। बिल्कुल, टैलेंट माइनिंग ही है। लेकिन जब हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतने की बात करते हैं तो
स्रोत का अगला आंकड़ा मुझे सच में थोड़ा अविश्वसनीय लगा। ऐसा क्या है उसमें? नई दिल्ली में विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2026 हुआ। पदक तालिका में भारत शीर्ष पर रहा। कुल 208 पदक, 75 स्वर्ण, 59 रजत और 64 कांस्य। रूस दूसरे और बोस्निया और हर्जेगोविना तीसरे स्थान पर। अब मेरी बात सुनिए, 208 पदक। हाँ, आंकड़ा बहुत बड़ा है। क्या ये सच में हमारी पैरा स्पोर्ट्स की प्रगति है, या फिर ये सिर्फ एक होम एडवांटेज था क्योंकि आयोजन नई दिल्ली में हो रहा था और हमारी टीम सबसे बड़ी थी? मतलब रूस जैसी महाशक्ति को पछाड़ना इतना आसान तो नहीं हो सकता। आपका ये शक होना स्वाभाविक है, लेकिन इस आंकड़े को थोड़ा गहराई से समझते हैं। क्या घरेलू मैदान का फायदा मिलता है? बिल्कुल मिलता है। लेकिन क्या सिर्फ घरेलू मैदान के दम पर आप रूस को पीछे छोड़कर 208 पदक जीत सकते हैं? असंभव। तो फिर असली कारण क्या है? इसके पीछे का असली कारण है टॉप्स, यानी टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम जैसी नीतियां और स्पोर्ट्स साइंस का बढ़ता इस्तेमाल। टॉप्स को आप सिर्फ एक सरकारी योजना मत मानिए। तो फिर क्या माने? ये एलीट एथलीटों के लिए एक वेंचर कैपिटल फंड की तरह काम करता है, जहां सरकार जीतने की क्षमता रखने वाले खिलाड़ियों पर पैसा और संसाधन लगाती है। अच्छा, इस तरह से। हाँ, पैरा एथलीटों को अब वही एडवांस बायोमैकेनिक्स, कस्टमाइज्ड प्रोस्थेटिक्स यानी कृत्रिम अंग और विदेशी ट्रेनिंग मिल रही है जो किसी भी आम एलीट खिलाड़ी को मिलती है। तो मतलब अब सिर्फ सहानुभूति नहीं है? बिल्कुल नहीं। समाज और सरकार का नजरिया सहानुभूति से बदलकर अब हाई परफॉर्मेंस एथलेटिक्स का हो चुका है। यही कारण है कि हम वैश्विक पटल पर रूस जैसी टीमों को पीछे छोड़ पा रहे हैं। ये नजरिया वाकई सोचने पर मजबूर करता है। सहानुभूति से हाई परफॉर्मेंस तक का ये सफर ही असली जीत है। और जब सिस्टम इतना मजबूत हो रहा है, तो जो हमारे पारंपरिक खेल हैं, वहां भी इसका असर दिखना चाहिए। एकदम दिख रहा है। जैसे हॉकी। स्रोत के अनुसार हॉकी इंडिया वार्षिक पुरस्कार 2025 में पुरुष वर्ग का बलबीर सिंह सीनियर अवार्ड हार्दिक सिंह को और महिला वर्ग का नवनीत कौर को मिला है। और मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 1980 मॉस्को ओलंपिक के स्वर्ण पदक विजेता जफर इकबाल को दिया गया है। जफर इकबाल को सम्मानित करना उस स्वर्णिम इतिहास को जिंदा रखने का प्रयास है। सही बात है। जबकि हार्दिक और नवनीत जैसे खिलाड़ी ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि भारतीय हॉकी सिर्फ इतिहास के पन्नों तक सीमित न रहे। वे आधुनिक तेज तरार यूरोपीय शैली की हॉकी के सामने भारत की नई दीवार बन रहे हैं। बिल्कुल। और इसी तरह बॉक्सिंग में भी हम अपनी पकड़ मजबूत कर रहे हैं। बैंकॉक में हुए विश्व बॉक्सिंग फ्यूचर्स कप 2026 में भारत चौथे स्थान पर रहा। हमने 1 स्वर्ण, 3 रजत और 1 कांस्य पदक जीता। उज्बेकिस्तान इस प्रतियोगिता में पहले स्थान पर रहा। ये भी एक अच्छा प्रदर्शन है। हाँ, लेकिन बॉक्सिंग और हॉकी तो समझ आता है। स्रोतों में एक ऐसा इवेंट है जो मुझे पूरी तरह से आउट ऑफ प्लेस लगा। कौन सा इवेंट? ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स 2026, जो फॉर्मूला 1 का पहला रेस था और इसे जॉर्ज रसल ने जीता। अब मुझे ये समझाइए कि एक यूपीएससी या बैंकिंग की तैयारी करने वाला उम्मीदवार एक अरबपति कार रेस के बारे में क्यों पढ़े? ये सवाल बहुत से उम्मीदवारों के मन में आता है। हाँ, मतलब जॉर्ज रसेल की जीत का भारत के करंट अफेयर से क्या लेना देना? देखिए, परीक्षा आयोजित करने वाली संस्थाएं ये नहीं चाहती कि आप कुएं के मेंढक बनकर रहें। अच्छा। फॉर्मूला 1 सिर्फ एक कार रेस नहीं है। यह अत्याधुनिक तकनीक, ग्लोबल स्पॉन्सरशिप और स्पोर्ट्स डिप्लोमेसी का एक बहुत बड़ा कॉकटेल है। स्पोर्ट्स डिप्लोमेसी? बिल्कुल। इसका आयोजन किन देशों में होता है, इसका स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं पर क्या असर पड़ता है, ये सब वैश्विक भूगोल और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का हिस्सा है। एक भावी अधिकारी को विश्व स्तर पर हो रही प्रमुख घटनाओं की व्यापक समझ होनी चाहिए। अब समझ में आ रहा है। जॉर्ज रसल का जीतना सिर्फ एक तथ्य है, लेकिन उस तथ्य के बहाने परीक्षक आपकी ग्लोबल अवेयरनेस को परखते हैं। मतलब आपको अपनी जड़ों से तो जुड़े रहना है, लेकिन आपकी नजर दुनिया के क्षितिज पर भी होनी चाहिए। एकदम सही। और इसी वैश्विक क्षितिज को भारत में लाने का काम कर रहा है स्रोत का हमारा अंतिम इवेंट। 2028 की विश्व इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप का मेजबान शहर भारत का भुवनेश्वर चुना गया है। ये एक बहुत बड़ी खबर है। हाँ, और आयोजन स्थल होगा कलिंगा स्टेडियम। अब तक हम कलिंगा स्टेडियम को सिर्फ हॉकी कैपिटल के रूप में जानते थे। वहां वर्ल्ड कप हुए हैं। लेकिन अब इंडोर एथलेटिक्स की वर्ल्ड चैंपियनशिप, ये क्या संकेत दे रहा है? ये इस बात का स्पष्ट संकेत है कि भुवनेश्वर अब सिर्फ एक खेल तक सीमित नहीं रहना चाहता। तो क्या वो खुद को डाइवर्सिफाई कर रहा है? बिल्कुल। वो खुद को एक ग्लोबल स्पोर्ट्स हब के रूप में स्थापित कर रहा है।
जब 2028 में दुनिया भर के शीर्ष एथलीट वहां आएंगे तो उसका सीधा असर वहां के पर्यटन, स्थानीय अर्थव्यवस्था और खेल इंफ्रास्ट्रक्चर पर पड़ेगा। अरे हाँ, इकोनॉमी तो बूस्ट होगी। और ये राज्य सरकारों के लिए एक बहुत बड़ा सबक है कि कैसे आप एक शहर की ब्रांडिंग पूरी तरह से स्पोर्ट्स के इर्द गिर्द कर सकते हैं। तो आज के इस पूरे स्रोत को अगर हम एक धागे में पिरोएं तो कहानी एकदम साफ है। 2025-26 भारतीय खेलों के लिए सिर्फ पदकों का साल नहीं है, बल्कि ये एक बुनियादी बदलाव का साल है। बिल्कुल। T20 विश्व कप में संजू सैमसन और सूर्य कुमार का उभार बताता है कि हम भविष्य के लिए तैयार हैं। जम्मू कश्मीर का रणजी जीतना और ट्राइबल गेम्स का आयोजन दिखाता है कि टैलेंट अब महानगरों की मोहताज नहीं है। सही कहा। पैरा एथलेटिक्स के 208 पदक साबित करते हैं कि टॉप्स जैसी योजनाएं वेंचर कैपिटल की तरह नतीजे दे रही हैं। और भुवनेश्वर की मेजबानी ये बताती है कि हमारे पास विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है। तो इन सब का आखिर क्या मतलब है? इन सबको एक साथ रखकर देखने पर एक बहुत ही गहरा और विचारणीय सवाल पैदा होता है। क्या सवाल है वो? जरा सोचिए, अगर हम विंटर गेम्स के कठिन इकोसिस्टम को संभाल सकते हैं, ट्राइबल गेम से नया टैलेंट निकाल सकते हैं, पैरा एथलेटिक्स में 200 से ज्यादा पदक जीतकर दुनिया की महाशक्तियों को पछाड़ सकते हैं, हाँ, और 2028 के विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप जैसी विशाल वैश्विक प्रतियोगिता की मेजबानी भुवनेश्वर जैसे शहर में कर सकते हैं, तो क्या ये सब महज एक इत्तेफाक है? मुझे तो नहीं लगता। या फिर क्या हम बिना कोई बड़ा शोर मचाए बहुत ही खामोशी और मजबूती के साथ भविष्य में ओलंपिक खेलों की मेजबानी के लिए अपना दावा पेश करने की पूरी तैयारी कर रहे हैं? अरे बाप रे, ये तो बहुत बड़ा विचार है। क्या ये सारे खेल आयोजन उसी एक बड़े ओलंपिक विजन के अलग-अलग पजल के टुकड़े नहीं हैं? ये एक ऐसा नजरिया है जिस पर हर विश्लेषक को ध्यान देना चाहिए। ये नजरिया वाकई सोचने पर मजबूर करता है। बिना शोर मचाए अपनी बुनियाद को इतना मजबूत कर लेना कि दुनिया खुद ब खुद आपको सबसे बड़ा मंच सौंपने को तैयार हो जाए। बिल्कुल। और प्रतियोगी परीक्षाओं में ठीक ऐसे ही विजन और विश्लेषणात्मक क्षमता की मांग की जाती है। इसी शानदार विचार के साथ हम आज की इस गहरी चर्चा को यहीं विराम देते हैं। मुझे भी बहुत मजा आया इस चर्चा में। परीक्षा की तैयारी कर रहे सभी उम्मीदवारों के लिए हमारी यही शुभकामनाएं हैं कि वे सिर्फ कौन, कब और कहां तक सीमित न रहें, बल्कि कैसे और क्यों के पीछे की इस विशाल तस्वीर को समझना सीखें। एकदम सही। आप सभी को आगामी परीक्षाओं के लिए ढेरों शुभकामनाएं। जुड़ने के लिए धन्यवाद। जरा कल्पना कीजिए, एक तरफ हम नवजात बच्चों का डीएनए पढ़ रहे हैं ताकि उनके भविष्य की बीमारियों का एकदम सटीक अनुमान लगाया जा सके, और ठीक उसी समय हम देश के हर गांव तक पीने के पानी की एक बुनियादी पाइपलाइन बिछाने के लिए भी संघर्ष कर रहे हैं। हाँ, ये विरोधाभास तो है ना? मार्च 2026 के राष्ट्रीय समाचारों और सरकारी घोषणाओं के इस भारी भरकम ढेर से जो तस्वीर उभरती है वो यही विरोधाभास है। मैं इसे विरोधाभास के बजाय भारत की विकास यात्रा की एक जमीनी हकीकत कहूंगी। मतलब हम एक ही समय में कई अलग अलग शताब्दियों में जीने का अनुभव कर रहे हैं। बिल्कुल। और आज की इस विस्तृत चर्चा का, यानी हमारे इस डीप डाइव का मुख्य उद्देश्य यही समझना है। हम उन कागजी योजनाओं के पीछे की असली कहानी डिकोड करेंगे। ये नीतियां सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस की बातें नहीं है, ये तय कर रही हैं कि जमीन पर हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर और अर्थव्यवस्था कैसे काम करने वाली है। एकदम सही कहा आपने। और मैंने इन सारे दस्तावेजों में एक बहुत ही स्पष्ट पैटर्न देखा है। सरकार एक साथ कई मोर्चों पर काम कर रही है। एआई कौशल गणना से लेकर टैक्स रिफॉर्म्स तक सब कुछ बस इसी एक महीने में सामने आ गया है। हाँ बिल्कुल, एक बहुत ही अग्रेसिव पुश है। तो चलिए इस मिशन विकसित भारत के ब्लूप्रिंट को थोड़ा डिकोड करते हैं। सबसे पहले उस हिस्से पर आते हैं जो इस पूरी मशीन को ईंधन देता है, मतलब हमारा राजस्व और इंफ्रास्ट्रक्चर। देखिए, अगर हम अर्थव्यवस्था के नजरिए से बात करें ना, तो इस महीने 3 प्रमुख नीतियां सामने आई हैं, और मजे की बात यह है कि ये तीनों आपस में बहुत गहराई से जुड़ी हुई हैं। अच्छा, वो कैसे? पहली है रफ्तार अभियान, दूसरी है भव्य योजना, और तीसरी है रिलीफ योजना। रफ्तार अभियान तो वही है ना जिसे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लॉन्च किया है, जो 1 अप्रैल 2026 से नया इनकम टैक्स एक्ट लागू हो रहा है। ये उसी के बारे में जागरूकता लाने के लिए है। बिल्कुल वही। इसका पूरा नाम है पॉलिसी रिफॉर्म एंड रिस्पॉन्सिबल एक्शन फॉर मिशन विकसित भारत। और इसके साथ ही कैबिनेट ने 33,600 करोड़ रुपए की भव्य योजना को भी मंजूरी दे दी है। जिसमें वो 100 प्लग इन प्ले इंडस्ट्रियल पार्क बनाए जा रहे हैं। जी, और इन दोनों के बीच का मैकेनिज्म समझना बहुत दिलचस्प है। रफ्तार अभियान कोई सामान्य विज्ञापन नहीं है।
ये नए टैक्स एक्ट के तहत कंप्लायंस को आसान बना रहा है। ताकि लोग आसानी से टैक्स भरें। एकदम सही। जब व्यवस्था पारदर्शी होती है तो सरकारी खजाने में राजस्व बढ़ता है। और आपको क्या लगता है वो राजस्व कहाँ जा रहा है? भव्य योजना के बजट में। बिल्कुल, वो जा रहा है भव्य योजना के उन 33,600 करोड़ रुपयों में। अरे वाह, ये तो एक पूरा लूप बन गया। वैसे ये जो प्लग इन प्ले वाला कॉन्सेप्ट है, ये मुझे एक फर्निश्ड अपार्टमेंट किराए पर लेने जैसा लगता है। हाँ, ये बहुत अच्छी तुलना है। मतलब मान लीजिए मुझे एक नई फैक्ट्री लगानी है। अगर मैं खुद जमीन ढूंढूं, बिजली के ग्रिड का अप्रूवल लूं, पानी के कनेक्शन के लिए दफ्तरों के चक्कर काटूं, तो शायद 3-4 साल तो सिर्फ कागजी कार्रवाई में ही निकल जाएंगे। और इंडस्ट्रियलिस्ट के पास इतना समय नहीं होता। वही तो। लेकिन इन प्लग एंड प्ले पार्कों में बुनियादी ढांचा पहले से तैयार होगा। मुझे बस अपनी मशीनें लानी है, प्लग लगाना है और उत्पादन शुरू करना है। और इसमें एक और बड़ी बात है, इस योजना की सबसे बड़ी ताकत इसका प्रशासनिक ढांचा है। इसे लागू करने के लिए केंद्र स्तर पर एक विशेष एजेंसी बनाई गई है। यानी वो लाल फीताशाही से छुटकारा मिल जाएगा। एकदम। किसी भी उद्योगपति को राज्य या नगर निगम या प्रदूषण बोर्ड से अलग-अलग अनुमति लेने के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। ये तो बहुत बढ़िया कदम है। लेकिन यहाँ मुझे एक पेच भी नजर आ रहा है। कैसा पेच? देखिए, हमने टैक्स रिफॉर्म से पैसा इकट्ठा किया, उस पैसे को इंडस्ट्रियल पार्कों में लगा दिया और फिर इसी महीने सरकार ने रिलीफ योजना की भी घोषणा कर दी। पश्चिम एशियाई संकट से प्रभावित निर्यातकों के लिए। हाँ, वो 497 करोड़ रुपए की सहायता। मेरी उलझन ये है कि अगर हमने इतनी मुश्किल से खजाना भरा है, तो दुनिया भर में चल रही उथल पुथल की भरपाई के लिए ये पैसा देना, क्या ये खजाने पर बोझ नहीं है? मतलब क्या ये बस एक घाव पर लगा बैंडेड नहीं है जो ज्यादा दिन नहीं टिकेगा? देखिए, मैं इसे खजाने पर बोझ के बजाय एक शॉक एब्जॉर्बर के रूप में देखती हूँ। शॉक एब्जॉर्बर? हाँ, जब आप 100 इंडस्ट्रियल पार्कों का इकोसिस्टम तैयार करते हैं, तो वो कारखाने हवा में तो काम नहीं करते, वे सीधे ग्लोबल सप्लाई चेन से जुड़े होते हैं। अब पश्चिम एशिया का संकट भारत के नियंत्रण में तो है नहीं। सही बात है। अगर वहाँ शिपिंग रूट बाधित होते हैं, जहाजों का बीमा महंगा हो जाता है और हमारे निर्यातकों का माल बंदरगाहों पर हफ्तों फंसा रहता है, तो उनके पास अपने कर्मचारियों को वेतन देने के पैसे कहाँ से आएंगे? मतलब फैक्ट्रियों पर ताला लगने की नौबत आ सकती है। ठीक यही बात है। रिलीफ योजना का वो जो फंड है, वो उन निर्यातकों को उस अस्थायी झटके से बचाता है। अगर आप इसे बैंडेड भी कहें, तो भी वो घाव को नासूर बनने से रोकने के लिए बहुत जरूरी है। अब समझ में आया। सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि जब दुनिया में स्थिति सामान्य हो, तब तक हमारी फैक्ट्रियां बंद न हो चुकी हों। बिल्कुल। तो ये पैसा कमाने, उसे इंफ्रास्ट्रक्चर में लगाने और फिर बाहरी खतरों से उसे बचाने की एक पूरी साइकिल है। लेकिन एक बात और है, सिर्फ कारखाने बना देने से तो काम नहीं चलेगा। सही कहा। उन फैक्ट्रियों में काम करने के लिए हमें एक बहुत ही कुशल वर्कफोर्स की भी तो जरूरत होगी। और इसी जरूरत को पूरा करने के लिए इस महीने तकनीक के क्षेत्र में कुछ बहुत बड़े कदम उठाए गए हैं। खासतौर पर वो जो मुंबई में लॉन्च किया गया है, सक्षम। हाँ, भारत का पहला AI सक्षम कौशल जनगणना या कहें स्किल सेंसस जी। और इसके साथ ही कनेक्टिविटी के मोर्चे पर प्रधानमंत्री ने दिल्ली में पहली रिंग मेट्रो का उद्घाटन भी किया। और यूपी में वो प्रोजेक्ट गंगा भी तो शुरू हुआ है। हाँ, जिसके तहत 20 लाख ग्रामीण परिवारों तक हाई स्पीड इंटरनेट पहुंचाया जाएगा। बिल्कुल। लेकिन पहले थोड़ा सक्षम के बारे में बात करते हैं। ये पुरानी जनगणना से कैसे अलग है? देखिए, पुरानी जनगणना का तरीका याद है आपको? अधिकारी घर घर जाके फॉर्म भरते थे। हाँ। वो पूछते थे परिवार में कितने लोग हैं, क्या पढ़े लिखे हैं। बिल्कुल। उससे हमें सिर्फ डेमोग्राफी या आबादी का पता चलता था, लोगों की असली क्षमता का नहीं। लेकिन सक्षम पूरी तरह से अलग है। अच्छा, तो ये AI सेंसस क्या नया कर रहा है? सक्षम सिर्फ डिग्री नहीं पूछेगा। इसका AI एल्गोरिदम अलग अलग डेटा पॉइंट्स को एनालाइज करके ये मैप करेगा कि उस व्यक्ति के पास रियल स्किल्स क्या हैं। क्या वो बेसिक कोडिंग जानता है? क्या उसे मशीनिंग आती है? और सबसे अहम बात, जो वो 100 नए इंडस्ट्रियल पार्क बन रहे हैं, उनमें भविष्य में किस कौशल की जरूरत होगी? सक्षम वर्तमान कौशल और भविष्य की जरूरत के बीच के उस अंतर को मापेगा। अरे वाह, मतलब ये अर्थव्यवस्था के लिए एक रियल टाइम डायग्नोस्टिक टूल की तरह काम करेगा। बिल्कुल। लेकिन देखिए, डायग्नोसिस तो हो गया, पर जब तक आप उस कौशल को अपग्रेड करने का साधन नहीं देंगे, तब तक क्या फायदा? और यहीं पर वो प्रोजेक्ट गंगा जैसी योजनाएं तस्वीर में आती हैं।
पर प्रोजेक्ट गंगा को लेकर मेरा एक सवाल है, जब 20 लाख ग्रामीण घरों में अचानक हाई स्पीड ब्रॉडबैंड पहुंचेगा, तो क्या ये पक्का है कि लोग उसका इस्तेमाल पढ़ाई या काम के लिए ही करेंगे? ये एक वाजिब सवाल है। मतलब हो सकता है कि लोग सिर्फ फिल्में देखें या सोशल मीडिया पर रील स्क्रॉल करें। इंटरनेट पहुंचाना अलग बात है, उसका सही इस्तेमाल सुनिश्चित करना अलग। मैं सहमत हूँ। ये रोकथाम तो हमेशा रहता है, क्योंकि इंटरनेट सिर्फ एक बुनियादी ढांचा है, कोई जादू की छड़ी नहीं। बिल्कुल। लेकिन जब आप प्रोजेक्ट गंगा को सक्षम एआई सेंसर्स के साथ जोड़कर देखते हैं ना, तो पूरी रणनीति समझ में आती है। वो कैसे? मान लीजिए सक्षम का डेटा सरकार को बताता है कि किसी खास ग्रामीण इलाके में युवाओं को एग्रीटेक या डिजिटल अकाउंटिंग सीखने की बहुत ज़रूरत है। अब प्रोजेक्ट गंगा के हाई स्पीड इंटरनेट के जरिए वो ट्रेनिंग मॉड्यूल सीधे उन युवाओं के फ़ोन या कंप्यूटर तक पहुंचाए जा सकते हैं। यानी इंटरनेट एक हाईवे है और एआई सेंसस उस हाईवे का नेविगेशन सिस्टम। एकदम सटीक उदाहरण दिया आपने। कनेक्टिविटी और डेटा एक दूसरे को पूरा कर रहे हैं। लेकिन ये डिजिटल हाईवे तब तक अधूरा है जब तक समाज के पिछले वर्ग और महिलाएं इस पर न चल सकें। बिल्कुल, अगर अर्थव्यवस्था बढ़ रही है तो उसका सीधा लाभ समाज के हर तबके को मिलना चाहिए। और मार्च के डेटा में महिलाओं और सामाजिक न्याय से जुड़ी कई योजनाएं हैं, जैसे दिल्ली सरकार की दुर्गा योजना। हाँ, वो ग्रीन ई ऑटो वाली योजना। जी, जिसमें 1000 महिलाओं और 100 ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को नए ग्रीन ई ऑटो परमिट, सब्सिडी और लोन दिए जा रहे हैं। और दूसरी तरफ अलग अलग राज्यों में डायरेक्ट नगद पैसे देने वाली योजनाएं भी आई हैं, जैसे पंजाब की ममता सत्कार योजना और छत्तीसगढ़ की रानी दुर्गावती योजना। हाँ, पंजाब में महिलाओं को हर महीने 1000 या 1500 रुपए दिए जाएंगे। महाराष्ट्र में किसानों की कर्ज माफी हो रही है और आंध्र प्रदेश में दिव्यांगों के लिए मुफ्त बस यात्रा है। अगर हम इन सभी योजनाओं का अर्थशास्त्र समझें तो यहाँ दो बिल्कुल अलग मॉडल काम कर रहे हैं। एक नकद हस्तांतरण वाला और दूसरा संसाधन वाला। बिल्कुल, एक है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर या डीबीटी और दूसरा है दुर्गा योजना जैसा मॉडल जो स्किल और संसाधन देता है। और मुझे लगता है इन दोनों मॉडल्स की तुलना करना बहुत जरूरी है। देखिए, ये जो नकद पैसे देने वाला मॉडल है ना, ये मुझे ऐसा लगता है जैसे आप किसी के घर का बिजली का बिल भर रहे हो। दिलचस्प तुलना है। जब तक आप बिल भरते रहेंगे उनके घर में रोशनी रहेगी। जिस महीने पैसे रोके फिर अंधेरा। लेकिन दुर्गा योजना में ई ऑटो देना ऐसा है जैसे आपने उनके घर की छत पर एक छोटा सोलर पैनल लगा दिया हो। बिल्कुल सही। हाँ, शुरुआत में सरकार का खर्चा ज्यादा होता है, लेकिन उसके बाद वो अपनी कमाई खुद कर रहे हैं। और दुर्गा योजना का ये सोलर पैनल वाला प्रभाव बहुत मल्टी डायमेंशनल है। पहली बात, ये महिलाओं और ट्रांसजेंडर समुदाय को एक स्वतंत्र आजीविका दे रही है। इन्हें आमतौर पर फॉर्मल जॉब मार्केट में जगह नहीं मिलती। हाँ, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। और दूसरी बात, क्योंकि ये ई ऑटो है तो ये पर्यावरण संरक्षण और ग्रीन एनर्जी को भी बढ़ावा दे रहे हैं। एक तीर से दो निशाने। बिल्कुल। तो फिर अर्थशास्त्र के नजरिए से सरकारें ममता सत्कार योजना की तरह सीधे नकद पैसे क्यों बांटती हैं? क्या ये सिर्फ चुनाव जीतने का तरीका है या इसका कोई ठोस आर्थिक आधार भी है? मैक्रो इकोनॉमिक्स में ना नगद हस्तांतरण का एक बहुत ही महत्वपूर्ण काम होता है। वो है तत्काल मांग या डिमांड पैदा करना। डिमांड? वो कैसे? देखिए, जब आप समाज के सबसे गरीब तबके के हाथ में सीधे 1000 रुपए देते हैं तो वो उस पैसे को बैंक में सेविंग अकाउंट में नहीं रखते। हाँ, वो उसे खर्च करेंगे। बिल्कुल, वे उसे तुरंत स्थानीय बाजार में खर्च करते हैं, राशन में, दवाइयों में। इससे किराना दुकान वाले की बिक्री बढ़ती है, वो आगे डिस्ट्रीब्यूटर को ऑर्डर देता है और फिर कारखानों में उत्पादन शुरू होता है। अच्छा, तो नकद पैसा अर्थव्यवस्था के इंजन को स्टार्ट करने वाले इग्निशन की तरह काम करता है। एकदम सही। इग्निशन से इंजन स्टार्ट होता है और ई ऑटो जैसी योजनाएं उस इंजन को लंबे समय तक चलाती हैं। बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाया आपने। और देखिए, कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा के बिना ये पूरी प्रक्रिया अधूरी है। इसी के लिए रेलवे ने वो शाइन ऐप लॉन्च किया है। जी, महिला कर्मचारियों के लिए। हाँ, लेकिन कोई भी समाज लंबी रेस तब तक नहीं दौड़ सकता जब तक उसके लोग शारीरिक रूप से स्वस्थ ना हो और पर्यावरण ठीक ना हो। बिल्कुल। और यहीं पर हम वापस उसी विरोधाभास पर आते हैं जिसकी बात मैंने एकदम शुरुआत में की थी, वो डीएनए टेस्टिंग और पानी की पाइपलाइन वाला मुद्दा। हाँ, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे का ये डेटा हमारी जमीनी हकीकत की सबसे साफ तस्वीर पेश करता है। देखिए, दिल्ली सरकार ने अनमोल योजना लॉन्च की है। इसके तहत नवजात बच्चों की मुफ्त जेनेटिक टेस्टिंग होगी। जी, जन्म के तुरंत बाद डीएनए टेस्ट। हाँ, जिससे पता चलेगा कि भविष्य में उन्हें कौन सी बीमारियां हो सकती हैं। मतलब ये प्रिवेंटिव हेल्थ केयर का एकदम अत्याधुनिक स्तर है।
और ये टेस्टिंग सिर्फ उस एक बच्चे की मदद नहीं करती, ये सरकार को एक विशाल जेनेटिक डेटाबेस तैयार करने में मदद करती है, जिससे पूरे समुदाय की हेल्थ ट्रेंड्स को समझा जा सकता है। ये तो बहुत शानदार बात है। लेकिन अब दूसरा पहलू देखिए। एक तरफ हम डीएनए डिकोड कर रहे हैं और दूसरी तरफ सरकार को जल जीवन मिशन का विस्तार दिसंबर 2028 तक करना पड़ा है। जिसे 24 में पूरा होना था। बिल्कुल। 8.69 लाख करोड़ रुपए का बजट है, फिर भी समय सीमा 4 साल बढ़ानी पड़ी। हम जीन एडिटिंग कर रहे हैं, पर बुनियादी नल का पानी समय पर नहीं पहुंचा पा रहे हैं। ये इतना बड़ा प्रशासनिक गतिरोध क्यों है? क्योंकि एक अत्याधुनिक लैब में खून के सैंपल का जेनेटिक टेस्ट करना एक कंट्रोल्ड प्रक्रिया है। वहां मौसम या पहाड़ आड़े नहीं आते। सही बात है। लेकिन जब बात जल जीवन मिशन की होती है ना, तो आप सीधे भारत के भूगोल से लड़ाई लड़ रहे होते हैं। मतलब भौगोलिक बाधाएं। बिल्कुल। हिमालय के पहाड़ों से लेकर राजस्थान के रेगिस्तान तक पाइपलाइन बिछाना सिर्फ बजट पास कर देने से नहीं हो जाता। इसमें जमीन का अधिग्रहण, पंचायतों के साथ समन्वय और मानसून जैसी रुकावटें शामिल होती हैं। मतलब आप विदेश से तकनीक तो रातों रात खरीद सकते हैं। एकदम सही। लेकिन अपने देश के पहाड़ों को रातों रात समतल नहीं कर सकते। एकदम। लेकिन इस संघर्ष के बीच भी कुछ बहुत अच्छा काम हो रहा है। जैसे महाराष्ट्र के भंडारा जिले की बेला ग्राम पंचायत का उदाहरण ले लीजिए। वो जो भारत की पहली नेट जीरो पंचायत बनी है। हाँ, पर देखिए, नेट जीरो यानी कार्बन उत्सर्जन को बैलेंस करना, ये लक्ष्य तो बड़े देशों या कॉर्पोरेट कंपनियों के होते हैं। एक छोटी सी पंचायत का ये मुकाम हासिल करना क्या मायने रखता है? ये डिसेंट्रलाइज्ड क्लाइमेट एक्शन का सबसे बेहतरीन उदाहरण है। मतलब पर्यावरण संरक्षण तब तक सफल नहीं हो सकता जब तक वो सिर्फ बड़े मंचों पर डिस्कस होता रहे। बेला ग्राम पंचायत ने अपने स्तर पर सोलर ऊर्जा का इस्तेमाल किया, पेड़ लगाए। यानी नीतियां अब जमीनी स्तर पर भी अपनाई जा रही हैं। बिल्कुल। और जब कोई देश अपने घर के अंदर इतने जटिल प्रयोग कर रहा हो, चाहे वो जेनेटिक टेस्टिंग हो या नेट जीरो पंचायत, तो उसका असर उसकी वैश्विक छवि पर भी पड़ता है। एकदम। और मार्च 2026 के डेटा में हमारी कूटनीति की दिशा बहुत साफ दिखती है। जैसे वो नई दिल्ली में जो रायसीना डायलॉग हुआ था, फिनलैंड के राष्ट्रपति उसके मुख्य अतिथि थे। जी, 11वां संस्करण। हाँ, लेकिन इसमें मुझे एक बात ने बहुत हैरान किया। आज दुनिया एआई, क्वांटम कंप्यूटिंग और स्पेस की बात कर रही है, और हमारे सबसे बड़े मंच की थीम क्या थी? संस्कार, अभिवादन, सामंजस्य, प्रगति। मेरी उलझन यह है कि क्या संस्कार जैसे शब्द हमें तकनीक में पीछे नहीं दिखाते? पश्चिमी देशों को नहीं लगेगा कि हम पुराने ख्यालों वाले हैं? हम सिलिकॉन चिप्स की बजाय संस्कारों की बात क्यों कर रहे हैं? देखिए, इन शब्दों का चयन कोई संयोग नहीं है। यही भारत का कूटनीतिक डिफरेंशिएटर है। वो कैसे? पश्चिमी देश जब तकनीक की बात करते हैं तो उनकी भाषा अक्सर बहुत आक्रामक होती है, वर्चस्व वाली। लेकिन भारत अपनी साइंस डिप्लोमेसी के जरिए दुनिया को ये संदेश दे रहा है कि हम वैक्सीन या डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में आगे हैं, पर हमारी अप्रोच सामंजस्य वाली है। अच्छा। भारत ये स्थापित कर रहा है कि प्रगति अगर मानवीय मूल्यों या संस्कार के बिना होगी तो वो विनाशकारी हो सकती है। ये सॉफ्ट पावर ग्लोबल साउथ के देशों को बहुत अपील करती है। समझ गया। मतलब हम खुद को एक जिम्मेदार और मानवीय सुपर पावर के रूप में पेश कर रहे हैं। अच्छा, गवर्नेंस को लेकर एक और बहुत ही क्रिएटिव अपडेट था। कौन सा? गृह मंत्रालय ने 2027 की जनगणना के लिए सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। अरे हाँ। अब देखिए, जनगणना डेटा इकट्ठा करने का एक बहुत ही उबाऊ सरकारी काम है। इसके लिए एक रेत कलाकार को एम्बेसडर बनाने के पीछे क्या तर्क है? तर्क ये है कि गवर्नेंस अब सिर्फ आदेश देने का नाम नहीं है। 27 की जनगणना बहुत जटिल होगी और सरकार को आम जनता के सटीक डेटा की जरूरत है। बिना जनता के सहयोग के तो ये हो ही नहीं सकता। बिल्कुल। और एक सैंड आर्टिस्ट की कला बहुत ही विजुअल और इमोशनल होती है। वो रेत पर जो बनाता है वो सीधे लोगों के दिलों से जुड़ता है। ये गवर्नेंस को एक ह्यूमन टच देने का बहुत ही रचनात्मक तरीका है। नीरस डेटा को कला के जरिए लोगों तक पहुंचाना। तो अगर हम थोड़ा पीछे हटकर पूरी तस्वीर देखें तो मार्च 2026 का भारत एक बहुत ही अद्भुत संतुलन की कहानी कह रहा है। हाँ, एक तरफ तकनीकी छलांग है और दूसरी तरफ जमीनी संघर्ष भी। बिल्कुल। एक तरफ हम 100 हाईटेक इंडस्ट्रियल पार्क बना रहे हैं और उसी वक्त किसानों के 2 लाख तक के कर्ज भी माफ कर रहे हैं। एक तरफ रायसीना में साइंस डिप्लोमेसी हो रही है और दूसरी तरफ एक छोटी सी पंचायत कार्बन न्यूट्रल बन रही है।
ये दिखाता है कि विकास का पैमाना मैक्रो और माइक्रो दोनों स्तरों पर एक साथ काम कर रहा है। एकदम सही। और इसी अप्रोच से एक बहुत ही गहरा सवाल पैदा होता है। कैसा सवाल? देखिए, आज हमने सक्षम एआई सेंसस और अनमोल जेनेटिक टेस्टिंग की बात की। इन दोनों में एक चीज कॉमन है, व्यक्तिगत डेटा। बहुत ही सटीक डेटा। जी। दर्शकों से हमारी सरकारें ऐसी योजनाएं बनाती आई हैं जो सबके लिए एक जैसी होती हैं, मतलब वन साइज फिट्स ऑल। लेकिन जरा सोचिए, जब सरकार के पास आपका जेनेटिक डेटा है जो आपकी भविष्य की बीमारियां बता सकता है, और एआई डेटा है जो आपकी सटीक स्किल्स बता सकता है, तो क्या आने वाले सालों में ये थोक के भाव वाली सरकारी योजनाएं खत्म नहीं हो जाएंगी? ये तो नीति निर्माण का एक बिल्कुल नया युग होगा। क्या ऐसा हो सकता है कि कल सुबह आप उठें और सरकार की कोई नई नीति पूरे राज्य के लिए नहीं, बल्कि आपकी निजी जरूरतों के आधार पर सिर्फ आपके लिए कस्टमाइज होकर आपके फोन पर आए? बाप रे, अति व्यक्तिगत गवर्नेंस। बिल्कुल। एक ऐसा दौर जहां प्रशासन कोई ढीला ढाला कपड़ा नहीं, बल्कि बिल्कुल आपके नाप का सिला हुआ सूट बन जाए। क्या यह हाइपर पर्सनलाइज्ड गवर्नेंस हमारे लिए एक वरदान होगा, या फिर हमारी निजता के लिए एक ऐसा खतरा जिसके लिए हम तैयार ही नहीं हैं? ये तो सच में बहुत ही रहस्यमयी और सोचने वाली बात है ना? और इसी विचारणीय सवाल के साथ हम आज की इस विस्तृत चर्चा को यहीं विराम देते हैं। इस पर जरूर विचार कीजिएगा। सोचिए, जब हम किसी बीमारी का पता लगाने के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं तो हमें एक सटीक रिपोर्ट की उम्मीद होती है ना? हाँ बिल्कुल, एकदम क्लियर डायग्नोसिस चाहिए होता है। राइट। जैसे एक्सरे में अगर हड्डी टूटी है तो एक सफेद लकीर दिख जाती है और बात बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है कि हाँ भाई, यहाँ दिक्कत है। पर जब हम दुनिया की स्थिति या अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति को मापने की कोशिश करते हैं तो अचानक वो एक्सरे मशीन काम करना बंद कर देती है। सही कहा आपने, उस वक्त चीजें ब्लैक एंड व्हाइट नहीं रहती। वही तो, हम ऐसी स्थिति में होते हैं जहां चीजें बिल्कुल भी स्पष्ट नहीं होती, बल्कि एक धुंधली तस्वीर की तरह उलझी हुई लगती हैं। और इस धुंधलेपन का सबसे बड़ा कारण ये है कि कूटनीति और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम कभी भी सीधे नहीं चलते। ये जियोपॉलिटिकल हालात हमेशा कई रंगों का एक कॉम्प्लेक्स मिश्रण होते हैं। एग्जैक्टली। मतलब एक देश की आर्थिक नीति किसी दूसरे देश की सुरक्षा को सीधे तौर पर प्रभावित कर सकती है। और इसलिए इस गहरे विश्लेषण में हम यही धुंधली तस्वीर को साफ करने वाले हैं। आज हमारे टेबल पर दुनिया भर की गुप्त रिपोर्ट्स, नए समझौतों और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों का ढेर लगा हुआ है। काफी सारा मटेरियल है आज कवर करने के लिए। हाँ, हमारे पास मार्च 2026 के द 2026 ग्लोबल अफेयर्स एंड डिप्लोमेटिक कंपेंडियम के आंकड़े हैं, और हमारा मकसद इन बिखरे हुए तथ्यों को जोड़कर एक ऐसी तस्वीर बनाना है जिससे जो लोग हमें सुन रहे हैं उन्हें पता चले कि दुनिया में आखिर चल क्या रहा है। बिल्कुल। चाहे वो खुशी और आतंकवाद के मामले हों या पर्यावरण और कूटनीति में आने वाले बदलाव, हम इस पर चर्चा करेंगे कि ये सभी घटनाएं आपस में कैसे जुड़ी हुई हैं। और मेरा हमेशा से ये मानना रहा है कि किसी भी आंकड़े को अकेले यानी आइसोलेशन में नहीं देखा जाना चाहिए। सही बात है। जब हम शांति, डर, विकास और यहाँ तक कि मृत्यु से जुड़े नए कानूनों पर बात करेंगे आज, तो हम देखेंगे कि दुनिया का ताना बाना कितना जटिल है। हर घटना किसी न किसी दूसरी घटना से जुड़ी है। ओके, लेट्स अनपैक दिस। शुरुआत इस बात से करते हैं कि हम दुनिया के हालात को मापते कैसे हैं। अगर हम इसे किसी देश के रिपोर्ट कार्ड जैसा सोचें, जहां एक विषय में देश की मानसिक शांति या खुशी मापी जा रही है और दूसरे में उसकी सुरक्षा। राइट। और नतीजे वाकई काफी चौंकाने वाले हैं इस बार। बहुत ज्यादा। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2026 आई है, जिसमें 147 देशों में भारत 116वें स्थान पर है। पर जो बात मुझे सबसे ज्यादा हैरान करती है वो है फिनलैंड। हाँ, फिनलैंड का रिकॉर्ड तो अलग ही चल रहा है। वही ना, लगातार 9 साल तक पहले स्थान पर है ना। 9 साल। पर रुकिए, क्या ये खुशी सिर्फ वहां की अमीरी की वजह से है या इसका कोई और कारण है? और नागरिकों के बीच जो आपसी विश्वास है उसका परिणाम है। यानी उन्हें अपने सिस्टम पर पूरा भरोसा है। एग्जैक्टली। वहां के लोग जानते हैं कि अगर वो किसी मुसीबत में पड़ेंगे तो उनका समाज और उनकी सरकार उन्हें संभाल लेगी। ये जो सामाजिक ताना बाना है ना, ये उन्हें एक गहरी मानसिक शांति देता है। और हमारा 116वां स्थान, भारत का 116वां स्थान दिखाता है कि आर्थिक विकास अपनी जगह है, पर आबादी का दबाव और आम नागरिक के जीवन की रोजमर्रा की चुनौतियां अभी भी एक बड़ी परेशानी है। मेक सेंस। लेकिन जब हम इस खुशी के आंकड़े को सुरक्षा के आंकड़े के पास रखकर देखते हैं तो कहानी में एक अलग ही पहलू नजर आता है। हाँ, और वो दूसरा आंकड़ा खौफ और डर से जुड़ा है।
इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस यानी आईईपी द्वारा जारी ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2026 के मुताबिक भारत 13वें स्थान पर है, जो कि पिछले कुछ सालों के ट्रेंड के हिसाब से समझा जा सकता है। पर इस इंडेक्स में जो सबसे बड़ा और डरावना बदलाव आया है वो हमारे ठीक पड़ोस में है। पाकिस्तान पहली बार इस इंडेक्स में पहले स्थान पर आ गया है। फर्स्ट पोजीशन, ये वाकई एक बहुत बड़ा शिफ्ट है। यानी दुनिया में आतंकवाद से सबसे ज्यादा प्रभावित देश अब पाकिस्तान है। ये सच में एक बेहद अजीब कॉन्ट्रास्ट है कि हमारे ही क्षेत्र में हालात इतने बिगड़े हुए हैं। What's fascinating here is कि कैसे एक ही भौगोलिक क्षेत्र में, विशेषकर साउथ एशिया में, आतंकवाद और खुशी के आंकड़े एक विरोधाभासी तस्वीर बनाते हैं। राइट। पाकिस्तान का आतंकवाद इंडेक्स में पहले स्थान पर आना कोई अचानक हुई घटना नहीं है। ये एक्चुअली दशकों तक कूटनीतिक और रणनीतिक रूप से हथियारबंद गुटों का इस्तेमाल करने की पुरानी नीति का नतीजा है, जिसे हम ब्लोबैक कहते हैं। बिल्कुल सही, ब्लोबैक। जब एक देश दूसरों को अस्थिर करने के लिए ऐसे गुटों को पालता है तो आखिरकार वही गुट उस देश के अंदर की सुरक्षा को ही खोखला कर देते हैं। सही बात है, बस मसूर वाली कहानी। हाँ, और इसका असर सिर्फ वहां की जनता पर नहीं पड़ता, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों और अर्थव्यवस्था पर भी पड़ता है। ये एक बहुत बड़ा सबक है। एक तरफ हम डर और विनाश को माप रहे हैं, पर दूसरी तरफ यहीं पर एक हैरानंगेज बदलाव देखने को मिल रहा है। आप इको इनोवेशंस की बात कर रहे हैं ना? हाँ, ये कितना अजीब है ना कि जब दुनिया का एक हिस्सा तबाही फैलाने के नए तरीके ढूंढ रहा है, ठीक उसी वक्त कुछ देश मानव जीवन को बचाने और उसकी गरिमा को अंत तक बनाए रखने के नए तरीके अपना रहे हैं। जन्म से लेकर मृत्यु तक की एक पूरी धारणा बदल रही है। बिल्कुल, और ये बदलाव सिर्फ सतह पर नहीं है। पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य को लेकर जो नए कदम उठाए जा रहे हैं वो सीधे इस बात से जुड़े हैं कि मनुष्य का इस धरती पर अस्तित्व आगे कैसा होगा। शुरुआत अगर हम जन्म से करें तो डेनमार्क का केस बहुत इंटरेस्टिंग है। हाँ, WHO ने हाल ही में डेनमार्क को पहला यूरोपियन यूनियन देश घोषित किया है जिसने मां से बच्चे में HIV और सिफिलिस के ट्रांसमिशन को पूरी तरह से एलिमिनेट कर दिया है। वेट, मुझे बात समझ नहीं आती। खत्म कर देना यानी पूरी तरह से एलिमिनेट कर देना इतना आसान तो नहीं होगा। आखिर उन्होंने ये किया कैसे? देखिए, ये सिर्फ मेडिकल साइंस की जीत नहीं है, बल्कि बेहतर सामाजिक नीति का नतीजा है। अच्छा। हाँ, डेनमार्क ने अपने पब्लिक हेल्थ सिस्टम को इस तरह से मजबूत किया कि गर्भावस्था के दौरान हर एक महिला की स्क्रीनिंग अनिवार्य यानी मैंडेटरी और मुफ्त कर दी गई। ओह वाह, हर एक महिला की? बिल्कुल। बीमारी को फैलने से पहले ही शुरुआती दौर में रोकना और सही समय पर दवाइयां देना इस पूरे नुस्खे का हिस्सा है। राइट। ये दर्शाता है कि जब सरकार जनता के नए जीवन की शुरुआत को बीमारी मुक्त करने की जिम्मेदारी पूरी तरह लेती है तो नतीजे कितने व्यापक होते हैं। और यही होलिस्टिक अप्रोच हमें जल संसाधनों के बचाव में भी दिखती है। हाँ, जिसके लिए काव्य मदानी को स्टॉकहोम वाटर प्राइज 2026 मिला है। वही जिसे नोबेल प्राइज फॉर वाटर भी कहा जाता है। एग्जैक्टली। काव्य मदानी का ये पुरस्कार जीतना अपने आप में ऐतिहासिक है, क्योंकि वो इस पुरस्कार को पाने वाले सबसे कम उम्र के विजेता बन गए हैं। ये उनके ग्राउंड ब्रेकिंग काम को दर्शाता है। बिल्कुल। पर इन आशावादी बातों के बीच स्रोतों में एक ऐसी खबर आई जिसने मुझे थोड़ा चौंका दिया, और वो मौत के बाद की प्रक्रिया से जुड़ी है। आप वाटर क्रीमेशन की बात कर रहे हैं? हाँ, स्कॉटलैंड अब यूके का पहला देश बन गया है जिसने वाटर क्रीमेशन, जिसे एक्वामेशन या रीसोमेशन भी कहते हैं, उसे एक इको फ्रेंडली विकल्प के रूप में कानूनी मान्यता दी है। पर वेट, पानी से अंतिम संस्कार सुनने में थोड़ा अजीब लगता है शुरू में। मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि एक आम आग वाले संस्कार की जगह पानी का इस्तेमाल कैसे होता है, और इससे पर्यावरण को आखिर क्या फायदा है। देखिए, एक्वामेशन सुनने में नया लगता है, पर इसका विज्ञान काफी स्पष्ट और सिंपल है। इस प्रक्रिया में शव को एक प्रेशर वेसल में रखा जाता है, जिसमें पानी और एक रासायनिक तत्व यानी एल्कलाइन का मिश्रण होता है। फिर इसे गर्म किया जाता है, लेकिन ध्यान रहे आग नहीं लगाई जाती। अच्छा, बिना आग के? हाँ, कुछ ही घंटों में ये मिश्रण शव के ऊतकों यानी टिश्यूज को पूरी तरह से घोल देता है और सिर्फ हड्डियां बचती हैं, जिन्हें बाद में पाउडर बनाकर परिजनों को दे दिया जाता है। ओह, जैसे अस्थियां दी जाती हैं। पर इसका फायदा क्या है? इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि आग वाले अंतिम संस्कार की तुलना में इसमें ना के बराबर कार्बन उत्सर्जन यानी कार्बन एमिशंस होते हैं, और ऊर्जा की खपत भी बहुत कम होती है। ये वाकई हैरान कुन है। मतलब हम मौत के बाद भी अपने कार्बन फुटप्रिंट को कम करने पर काम कर रहे हैं।
अगर हम इसे कनेक्ट करते हैं टू द बिगर पिक्चर, तो हम देखते हैं कि दुनिया एक संपूर्ण दृष्टिकोण अपना रही है, एक बड़ा चक्रीय मॉडल। लाइफ साइकिल की तरह। एग्जैक्टली। डेनमार्क में नए जन्म लेने वाले जीवन को बीमारियों से मुक्त करना, मदानी के अनुसंधान के जरिए उस जीवन के लिए पानी को बचाना, और फिर स्कॉटलैंड में मृत्यु के बाद उसी जीवन को बिना धरती को नुकसान पहुंचाए विलीन कर देना। ये सच में काफी डीप है ना? ये सब इस बात का संकेत है कि कूटनीति और सरकारी नीतियां अब सिर्फ पैसा और जमीन तक सीमित नहीं है, बल्कि मानव जीवन के पूरे चक्र को सस्टेनेबल बनाने पर केंद्रित हैं। पर देखिए, चाहे डेनमार्क की हेल्थ पॉलिसी हो या स्कॉटलैंड का कानून, ये सभी बदलाव अपने आप तो नहीं आ जाते, राइट? बिल्कुल नहीं। किसी ना किसी को तो रूल बनाना पड़ेगा। वही ना। और नीतियां और कानून बदलने के लिए किसी देश की लीडरशिप का दृढ़ होना जरूरी है। बिना नेताओं के इन बदलावों को जमीन पर उतारना नामुमकिन है। सही बात है। इसलिए मार्च 2026 को एक बहुत अहम महीना माना जा रहा है, क्योंकि दुनिया के कई हिस्सों में सत्ता परिवर्तन हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम की डोरी हमेशा नेताओं के हाथ में ही होती है। एक नेता का चरित्र, उसकी उम्र और उसकी विचारधारा ही देश के कूटनीतिक रास्तों का निर्माण करते हैं। Yes, where it gets really interesting. क्योंकि जो नए नेता चुने गए हैं, उनका आपसी कॉन्ट्रास्ट देखने लायक है। कैसे? एक तरफ हमारे पड़ोसी देश नेपाल को लीजिए। वहां बालेंद्र शाह नए और 47वें प्रधानमंत्री बने हैं। वो नेपाल के इतिहास में सबसे युवा प्रधानमंत्री हैं। एक लोकतांत्रिक देश में सबसे युवा नेता का आना साफ बताता है कि जनता पुराने दौरों से ऊब चुकी है। बिल्कुल, वहाँ एक जनरेशनल शिफ्ट देखने को मिल रहा है। हाँ, पर दूसरी तरफ ईरान का उदाहरण देखिए। वहां आयतुल्ला अली खामनेई के बेटे मुज्तबा खामनेई नए सुप्रीम लीडर बन गए हैं, जो कि एक थियोक्रेसी के लिए काफी अनयूजुअल है। वही तो मेरा सवाल है। एक तरह से ये वंशागत उत्तराधिकार या डायनेस्टिक सक्सेशन है, पर ईरान जो कि एक धार्मिक सत्ता है, वहां एक थियोक्रेसी अमूमन अपने आप को शुद्ध दिखाने के लिए पारिवारिक राज से बचती है ना। फिर अचानक ये वंशावाद क्यों? देखिए, आपने ठीक पॉइंट पकड़ा है। ईरान जैसी धार्मिक सत्ता में पारिवारिक उत्तराधिकार आम नहीं होना चाहिए, पर मुज्तबा खामेनेई का सामने आना ये दिखाता है कि देश के अंदर जो असंतोष और विरोध पिछले कुछ सालों में बढ़ा है, जो प्रोटेस्ट वगैरह हुए थे, हाँ, उन्हीं से निपटने के लिए वर्तमान सत्ता पूरी ताकत को अपने ही परिवार के पास केंद्रित करना चाहती है। उन्हें लगता है कि सत्ता किसी दूसरे गुट के पास गई तो रिजीम की स्थिरता खतरे में पड़ जाएगी। अच्छा, समझ गया। सेल्फ प्रिजर्वेशन। एग्जैक्टली। वहीं नेपाल में स्थिति बिल्कुल उलट है। वहां की युवा आबादी और आर्थिक चुनौतियों ने एक ऐसे नेता को आगे किया है जो किसी पुरानी व्यवस्था का हिस्सा नहीं है। दोनों जगह का अप्रोच बिल्कुल अलग है। हाँ, एक तरफ लोकतंत्र नए खून के जरिए आगे बढ़ रहा है, तो दूसरी तरफ एक धार्मिक सत्ताधर अपने ही परिवार में ताकत को कैद कर रही है। इन दोनों तरीकों का अपना अलग असर क्षेत्रीय स्थिरता पर पड़ेगा। और सिर्फ यही नहीं, कुछ देशों में जनता ने स्टेबिलिटी को चुना है और पुराने नेताओं को दोबारा मौका दिया। जैसे थाईलैंड में अनुथिन चारनविराकुल दोबारा प्रधानमंत्री चुने गए हैं। थाईलैंड में स्टेबिलिटी बहुत जरूरी है इस वक्त। हाँ, इसके अलावा साउथ अमेरिका में चिली ने अपना नया राष्ट्रपति होसे एंटोनियो कोस्टा को चुना है। पर इन सब में मेरे लिए सबसे दिलचस्प बात ये रही कि चिली के राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह में भारत की तरफ से मिनिस्टर ऑफ स्टेट कीर्तिवर्धन सिंह वहां शामिल हुए। ये एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक मूव था। वही मैं सोच रहा था, आमतौर पर हम पड़ोसी देशों या बड़े ताकतवर देशों की घटनाओं पर ज्यादा ध्यान देते हैं। चिली में हमारा डिप्लोमेटिक प्रेजेंस क्या दिखाता है? देखिए, ये कूटनीति का एक बहुत ही सटीक उदाहरण है। थाईलैंड जैसा देश जहां बार बार सेना और सरकारों के बीच टकराव होता रहा है, वहां पुराने नेता का वापस आना क्षेत्रीय स्थिरता के लिए अच्छा माना जा रहा है। राइट। और चिली में भारत का प्रतिनिधित्व ये साफ इशारा है कि भारत अब सिर्फ अपने पड़ोसी वाली नीति तक सीमित नहीं है। लैटिन अमेरिका जैसा क्षेत्र जो मिनरल रिसोर्सेज और कूटनैतिक समर्थन के लिए बेहद अहम है, वहां अपनी मौजूदगी दर्ज कराना ये बताता है कि भारत अब ग्लोबल साउथ के नेता के रूप में अपनी जगह पुख्ता कर रहा है। सो व्हाट डज दिस ऑल मीन? जब दुनिया भर में नेता बदल रहे हैं, नए कानून बन रहे हैं और क्षेत्रीय अस्थिरता झोल खा रही है, तो भारत इस नए माहौल में खुद को कहाँ हेकता है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। मैं इसको एक निवेश करने वाले के पोर्टफोलियो की तरह देखता हूँ। जैसे एक समझदार व्यक्ति अपना पैसा सिर्फ एक जगह नहीं लगाता, बल्कि अलग अलग जगह डाइवर्सिफाई करता है ताकि रिस्क कम हो। बिल्कुल सही एनालॉजी है। ठीक वैसे ही भारत इस नए माहौल में
अपनी ऊर्जा, रक्षा और खाद्य सुरक्षा जैसी अहम ज़रूरतों को अलग अलग सोर्सेस से पूरा कर रहा है। हमारे सामने जो रिपोर्ट्स हैं वो इस बात की गवाह हैं। आपका ये पोर्टफोलियो वाला उदाहरण बिल्कुल परफेक्टली फिट बैठता है। आज की जियोपॉलिटिक्स में किसी भी देश की क्षमता सिर्फ उसकी सेना की तादाद पर निर्भर नहीं करती। हाँ, और भी बहुत कुछ चाहिए। देश को ऊर्जा चाहिए, लेटेस्ट तकनीक चाहिए और खाद्य सुरक्षा चाहिए। भारत इन सभी क्षेत्रों में अपने लिए अनुकूल समझौते कर रहा है। तो इस पोर्टफोलियो के सबसे पहले और अहम हिस्से यानी ऊर्जा की बात करते हैं। भारत और कनाडा के बीच यूरेनियम आपूर्ति को लेकर एक बहुत बड़ा समझौता हुआ है। हाँ, ये डील $2.6 बिलियन की है। राइट, जिसके तहत कनाडा साल 2027 से लेकर 2035 तक भारत को लगभग 22 मिलियन पाउंड यूरेनियम देगा। पर इसमें एक हिस्टोरिक आयरनी छुपी है। एक वक्त था जब कनाडा ने भारत को न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी देने से बिल्कुल इनकार कर दिया था, है ना? हाँ, ये स्रोतों का वो हिस्सा है जो हमें पास में ले जाता है। 1974 में जब भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण किया था, तब कनाडा ने कड़ी प्रतिक्रिया दी थी और कई तरह के प्रतिबंध लगाए थे। क्योंकि उन्हें लगा कि हमने उनकी टेक्नोलॉजी का गलत इस्तेमाल किया। एग्जैक्टली। उन्हें लगता था कि उनके रिएक्टर का इस्तेमाल शांतिपूर्ण कामों के अलावा हथियारों के लिए हुआ। पर अब देखिए, 2026 का ये $2.6 बिलियन का समझौता इस बात का सबूत है कि पिछले 50 सालों में भारत ने एक भरोसेमंद और जिम्मेदार परमाणु शक्ति होने की अपनी छवि एस्टैब्लिश कर ली है। वक्त की बात है। बिल्कुल। 2027 से 2035 तक लगातार यूरेनियम मिलने का मतलब है कि भारत की डोमेस्टिक क्लीन एनर्जी यानी बिजली उत्पादन के लिए न्यूक्लियर रिएक्टर्स को लगातार ईंधन मिलता रहेगा। ये आने वाले दशक के विकास की एक मजबूत नींव है। ये हुई क्लीन एनर्जी की बात। और जहां एक तरफ हम शांतिपूर्ण बिजली के लिए ऊर्जा ले रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ रक्षा का क्षेत्र में हम खुद एक बड़ी ताकत बनकर उभर रहे हैं। इंडिया और इंडोनेशिया के बीच लगभग $450 मिलियन की ब्रह्मोस मिसाइल डील हुई है। हाँ, फिलीपींस के बाद इंडोनेशिया दूसरा देश बन गया है जिसने हमसे ये खरीदी है। पर रुकिए, मुझे एक बात समझ नहीं आ रही। भारत हमेशा से विश्व शांति की बात करता है, क्या अचानक से एक बड़ा हथियार निर्यातक या एक्सपोर्टर बनना देश की शांतिपूर्ण छवि के लिए जोखिम भरा नहीं है? देखिए, ये एक बहुत ही लाजमी सवाल है, पर कूटनीति में एक कॉन्सेप्ट होता है जिसे डिटरेंस यानी निवारण कहते हैं। डिटरेंस मतलब सामने वाले को डराना। एक तरह से हाँ। ब्रह्मोस मिसाइल किसी पर हमला करने के लिए नहीं बेची जा रही, बल्कि इंडो पैसिफिक और साउथ चाइना सी के क्षेत्रों में छोटे देशों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए बेची जा रही है। अब समझ गया, बैलेंस ऑफ पावर के लिए। एग्जैक्टली। जब इंडोनेशिया या फिलीपींस के पास ऐसी ताकतवर मिसाइल होती है, तो कोई भी आक्रामक देश उन पर दबाव डालने से पहले 2 बार सोचेगा। भारत का हथियार एक्सपोर्ट करना उसकी शांतिपूर्ण छवि के खिलाफ नहीं है, बल्कि ये दर्शाता है कि भारत उस क्षेत्र में स्थिरता लाने की एक एक्टिव जिम्मेदारी ले रहा है। ये उसके पोर्टफोलियो का हार्ड पावर हिस्सा है। सही कहा, यानी शांति बनाए रखने के लिए ताकतवर होना जरूरी है। और इस पोर्टफोलियो का तीसरा हिस्सा जमीन से जुड़ा है। खाद्य सुरक्षा को मजबूत करने के लिए इंडिया और इजराइल के बीच फिशरीज और एक्वाकल्चर यानी मत्स्य पालन पर एक समझौता हुआ है। पर इजराइल जो खुद एक रेगिस्तानी इलाकों वाला देश है, वो मत्स्य पालन में हमारी क्या मदद कर सकता है? यही तो उनकी तकनीक का कमाल है। इजराइल ने बंजर और सूखे इलाकों में भी कम पानी के जरिए बेहतरीन कृषि और एक्वाकल्चर करके पूरी दुनिया को हैरान किया है। वाओ, बिना पानी के मछली पालन। कम पानी में। उनकी तकनीक इस बात पर आधारित है कि पानी की एक एक बूंद का बेहतरीन इस्तेमाल कैसे किया जाए। भारत जैसे बड़े देश में जहां क्लाइमेट चेंज की वजह से पानी का संकट बढ़ रहा है, वहां इजराइल की ये तकनीक हमारे मछुआरों और किसानों के लिए एक बहुत बड़ा गेम चेंजर हो सकती है। ये हुई ना बात, यूरेनियम से एनर्जी, ब्रह्मोस से सुरक्षा और इजराइल से खाद्य तकनीक। लेकिन श्रोतों को ध्यान से पढ़ने पर पता चलता है कि भारत सिर्फ इन हार्ड पावर समझौतों तक ही सीमित नहीं है। बिल्कुल नहीं, सॉफ्ट पावर भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है। हाँ, दुनिया भर के अलग अलग क्षेत्रों में हमारे राजनयिक यानी डिप्लोमैट्स और देश की सॉफ्ट पावर को भी बड़ी मान्यता मिल रही है। एक बहुत खास खबर फ्रांस से आई है। फ्रांस का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान कमांडर ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर किसी पूर्व राजदूत को दिया गया है। हाँ, जावेद अशरफ जी को। राइट, जावेद अशरफ ये सम्मान पाने वाले पहले भारतीय डिप्लोमेट बन गए हैं। पर आमतौर पर तो ऐसे बड़े सम्मान सिर्फ कद्दावर नेताओं को मिलते हैं ना। एक डिप्लोमेट का ये सम्मान पाना आखिर क्या दर्शाता है?
दिस रेजेज एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। हम हमेशा सतह पर नेताओं को हाथ मिलाते देखते हैं टीवी पर, परंतु उनके हाथ मिलाने से पहले महीनों तक या कभी सालों तक पर्दे के पीछे काम करने का भार राजनयिकों पर होता है। वो जो बैक चैनल टॉक्स होती हैं। एग्जैक्टली। फ्रांस और भारत के बीच पिछले कुछ दशकों में रक्षा, ऊर्जा और विश्व शांति को लेकर जो अटूट रिश्ता बना है, उसमें जावेद अशरफ जैसे डिप्लोमेट्स की काफी अहम भूमिका रही है। तो ये उनकी मेहनत का इनाम है। हाँ, उन्हें ये सम्मान मिलना दरअसल फ्रांस की तरफ से भारत की उस खामोश पर बेहद असरदार कूटनीति को स्वीकार करना है। और इस स्वीकृति की गूंज यूरोप के दूसरे बड़े देश यानी यूके में भी सुनाई दी, जहां इंडिया यूके अचीवर्स अवार्ड 2026 केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी को दिया गया। सही बात है। और जब अंतर्राष्ट्रीय गठबंधनों की बात आती है तो सबसे बड़ा उदाहरण हमारी टेबल पर आज इंटरनेशनल सोलर अलायंस यानी ISA का विस्तार है। सुनने वालों के लिए बता दें कि स्रोतों के अनुसार रोमानिया इसका 118वां सदस्य बन गया है। ये ISA के लिए एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है। बिल्कुल। 30 नवंबर 2015 को भारत से शुरू हुई ये संस्था, जिसका हेडक्वार्टर्स अपने गुरुग्राम में है और जिसकी DG आशीष खन्ना है, आज एक बड़ी ताकत बन चुकी है। रोमानिया का आना इसलिए बड़ा है क्योंकि ये एक यूरोपियन देश है। शुरुआत में ISA को लगभग एक ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के आसपास वाले गर्म देशों का गुट माना जाता था, परंतु रोमानिया जैसे देश का इसमें जुड़ना ये दर्शाता है कि साफ ऊर्जा यानी क्लीन एनर्जी के क्षेत्र में दुनिया भारत की नेतागिरी को मान रही है। एक ग्लोबल एक्सेप्टेंस मिल रही है। हाँ, भारत ने ISA के जरिए दिखा दिया है कि वो विश्व स्तर पर नियमों और गठबंधनों का निर्माण करने की क्षमता रखता है, और इस क्षमता को बनाए रखने के लिए सही जगह पर सही लोगों का होना लाजमी है, जो इस महीने की आखिरी कूटनीतिक तैनाती से स्पष्ट होता है। आप विक्रम के दोराईस्वामी जी की बात कर रही हैं? बिल्कुल। उनका चीन में भारत के नए राजदूत के रूप में जाना एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक मूव है। चीन के पास किसी भी अनुभवी राजदूत को भेजना कभी आसानी होता। वहां के हालात को देखते हुए एक मजबूत और शार्प नेता की जरूरत हमेशा रहती है। चीन और भारत के रिश्ते बेहद जटिल हैं, ये तो हम सब जानते हैं। वहां एक ऐसे राजदूत की जरूरत होती है जो सिर्फ दोस्ती की भाषा ना बोले, बल्कि देश के रणनीतिक हितों को कड़ी भाषा में रख सके। विक्रम दोराईस्वामी की तैनाती इस बात का क्लियर संकेत है कि भारत अपने सबसे चुनौतीपूर्ण पड़ोसी के साथ व्यवहार में कोई ढिलाई नहीं बरतना चाहता। तो इन सारे स्रोतों और आंकड़ों के बीच से गुजरने के बाद अगर हम आज के इस गहरे विश्लेषण को समेटें तो हमने पाया कि दुनिया एक साथ अलग अलग दिशाओं में आगे बढ़ रही है। काफी विरोधाभासी दिशाएं हैं। हाँ, हमने फिनलैंड की लंबी खुशी और पाकिस्तान में आतंकवाद के नए शिखर पर बैठने से शुरुआत की। फिर हम उस दिशा में गए जहां मानव जीवन को बचाने और पर्यावरण की रक्षा करने की बेजोड़ कोशिशें हो रही हैं, जन्म से लेकर मृत्यु तक। बिल्कुल। और उसके बाद हमने देखा कि कैसे नए नेता और नए गठबंधन, खासकर भारत का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने निवेश पोर्टफोलियो जैसा विस्तार एक नए आने वाले कल की बुनियाद रख रहे हैं। और सुनने वालों के लिए इन तथ्यों के मायने बहुत सीधे हैं। ये जो घटनाएं हैं ना, ये सिर्फ किताबों या रिपोर्ट्स में बंद आंकड़े नहीं हैं। सही बात है। इनका सीधा असर हम पर पड़ता है। दशकों में हमारी ऊर्जा की उपलब्धता और पर्यावरण को तय करेगा। कूटनीति का असर सीधे हमारी आने वाली पीढ़ियों के जीवन पर होता है। और इसलिए इस विश्लेषण के आखिर में स्रोतों से निकली एक ऐसी बात है जिस पर हम सबको गहराई से विचार करना चाहिए। वो क्या? जब हम देखते हैं कि दुनिया का एक देश जैसे डेनमार्क जन्म के समय की बीमारियों को जड़ से मिटा रहा है और दूसरा देश जैसे स्कॉटलैंड पर्यावरण की खातिर मृत्यु के बाद के संस्कारों को पानी से करके एक नया आयाम दे रहा है, तो ये सोचना लाजमी हो जाता है कि क्या भविष्य की कूटनीति सिर्फ नए हथियारों, पैसों और जमीन के बांटने तक सीमित रह जाएगी, या फिर कुछ बड़ा बदलाव आएगा? हाँ, या फिर दुनिया की नेतागिरी इस मानव जीवन के पूरे चक्र को बेहतर, सुरक्षित और गरिमापूर्ण बनाने के लिए नए कानून लिखेगी। ये एक ऐसी बात है जिस पर आने वाले वक्त में नजर रखनी होगी। जो लोग हमें सुन है, इस पर विचार जरूर कीजिएगा। हॉलीवुड के एक 98 साल पुराने रहस्य और बंगाल के 22 साल लंबे एक साहित्यिक सूखे में भला क्या समानता हो सकती है? पहली नजर में तो लगता है कि दोनों का एक दूसरे से कोई लेना देना ही नहीं है। बिल्कुल, लेकिन मार्च 2026 में घोषित किए गए वैश्विक और राष्ट्रीय पुरस्कारों की जो सूची है ना, उसे ध्यान से देखने पर एक बहुत ही दिलचस्प कहानी सामने आती है। और यही हमारी आज की इस गहन चर्चा का मिशन भी है। हाँ, मतलब हम केवल विजेताओं के नाम नहीं पढ़ने वाले हैं। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये पुरस्कार, ये नई किताबें
आखिर हमें 2026 की दुनिया के बारे में क्या बता रही हैं? सही कहा। हमें इस वक्त किन विचारों या किन खोजों को सबसे ज्यादा अहमियत दे रहे हैं, ये जानना जरूरी है। तो चलिए इसे विस्तार से समझते हैं। साहित्य, सिनेमा और गणित के इन स्रोतों में बहुत कुछ छिपा है। दरअसल इसे समझने के लिए हमें इन पुरस्कारों को देखने का नजरिया थोड़ा बदलना होगा। वो कैसे? देखिए, जब कोई बड़ी संस्था किसी को सम्मानित करती है ना, तो वो सिर्फ एक व्यक्ति की तारीफ नहीं कर रही होती। वो एक बड़े मंच से ये घोषणा कर रही होती है कि वर्तमान समाज में बेहतरीन होने का पैमाना क्या है। हाँ, मतलब वो एक संकेत है कि हमारी सभ्यता किस दिशा में आगे बढ़ना चाहती है। एकदम सही। तो अगर हम इस बात पर गौर करें कि समाज किन विचारों को आगे बढ़ाना चाहता है, तो मुझे लगता है हमारी शुरुआत इतिहास और भारत के वैश्विक प्रभाव से होनी चाहिए। बिल्कुल। और इस सूची में सबसे पहला नाम विलियम डेलरम्पल का है। हाँ, उन्हें 2026 का मार्क लिंटन हिस्ट्री प्राइज मिला है उनकी नई किताब द गोल्डन रोड, हाउ एंशिएंट इंडिया ट्रांसफॉर्म्ड द वर्ल्ड के लिए। और इसी के साथ हमारे सामने दो और नई किताबें हैं। नोबेल शांति पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी की करुणा, द पावर ऑफ कंपैशन, और ऑल इंडिया रेडियो के पूर्व महानिदेशक डॉक्टर धीरज काकड़िया की महात्मा, अ ग्रेट कम्युनिकेटर। अगर हम इन तीनों रचनाओं को एक साथ रखकर देखें तो एक बहुत ही स्पष्ट पैटर्न उभरता है ना? हाँ, अगर हम इसे व्यापक संदर्भ में देखें तो डेलरम्पल की किताब उस पुराने विचार को चुनौती देती है कि भारत पर केवल बाहरी हमलावरों का ही असर पड़ा था। मतलब ये किताब दिखाती है कि कैसे प्राचीन भारत ने दुनिया भर में अपने विचारों, अपने गणित और व्यापार का निर्यात किया। बिल्कुल। भारत ने अपनी सभ्यता का विस्तार सेना भेजकर नहीं किया था, बल्कि विचारों के जरिए किया था। ये मुझे एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम की तरह लगता है। ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम? वो कैसे? देखिए, जैसे आज टेक कंपनियां एक बुनियादी सॉफ्टवेयर बनाती हैं और पूरी दुनिया उस पर अपने ऐप बनाती है ना? वैसे ही प्राचीन भारत ने दर्शन और गणित का एक ऐसा ओपन सोर्स सिस्टम तैयार किया जिसे बाकी सभ्यताओं ने अपने तरीके से अपनाया। अरे वाह, ये बहुत ही सटीक उपमा है। लेकिन मेरे मन में एक सवाल उठता है, क्या ये प्राचीन तरीके आज की इस तेज तर्रार दुनिया में वाकई काम आ सकते हैं? आपका इशारा शायद डॉक्टर काकड़िया की किताब की तरफ है। हाँ, मतलब जो महात्मा गांधी को एक महान कम्युनिकेटर बताती है, आज के इस सोशल मीडिया के दौर में गांधी जी के संवाद कौशल की क्या प्रासंगिकता है? इसे समझने के लिए हमें थोड़ा गहराई में जाना होगा। आज हमारे पास ट्विटर और इंस्टाग्राम है, जहां हर सेकंड लाखों शब्द लिखे जा रहे हैं। लेकिन क्या संचार सिर्फ शब्दों तक सीमित है? नहीं, विजुअल भी तो होते हैं। बिल्कुल। डॉक्टर गाकड़िया की किताब यही विश्लेषण करती है कि गांधी जी ने बिना किसी आधुनिक तकनीक के करोड़ों लोगों तक अपनी बात कैसे पहुंचाई। दांडी मार्च का उदाहरण ले सकते हैं हम यहाँ। एकदम सही। दांडी मार्च केवल एक पदयात्रा नहीं थी, वो विजुअल स्टोरी टेलिंग का एक मास्टर क्लास था। हाँ, एक साधारण इंसान हाथ में लाठी लेकर नमक जैसी बुनियादी चीज के लिए पैदल चल रहा है। और इस दृश्य ने भाषा और साक्षरता की सारी दीवारें तोड़ दी। अनपढ़ किसान से लेकर लंदन के अखबार पढ़ने वाले अंग्रेज तक हर कोई इस संदेश को समझ गया। सच में ये हैरान करने वाला है। आज की पीआर एजेंसियां जिस वायरल होने की रणनीति पर लाखों खर्च करती हैं, वो गांधी जी ने दशकों पहले समझ लिया था। बिल्कुल। और अगर हम संवाद से थोड़ा आगे बढ़कर इंसानी संवेदनाओं की बात करें तो कैलाश सत्यार्थी की किताब करुणा सामने आती है। करुणा, द पावर ऑफ कंपैशन। लेकिन यहाँ मैं थोड़ा असहमत होना चाहूंगी। मतलब आज की दुनिया बेहद जटिल है, युद्ध हो रहे हैं, आर्थिक संकट है, एआई इंसानों की जगह ले रहा है। चुनौतियां तो बहुत हैं। तो ऐसे में करुणा या कंपैशन जैसे शब्द बहुत आदर्शवादी या किताबी नहीं लगते। क्या दुनिया वाकई इस पर ध्यान दे रही है? देखिए, आपका ये संदेह अपनी जगह एकदम जायज है। अक्सर करुणा को कमजोरी या बस एक मीठा शब्द मान लिया जाता है, कॉर्पोरेट दुनिया में तो खासकर। लेकिन जब एक नोबेल शांति पुरस्कार विजेता इस पर किताब लिखता है तो वो इसे एक रणनीतिक टूल के रूप में पेश कर रहा है। मतलब एक स्ट्रैटेजी की तरह। जी। जब तकनीक और एआई सब कुछ ऑटोमेट कर रहे हैं, तब इंसानी समाज को जोड़े रखने के लिए जिस गोंद की जरूरत है वो करुणा ही है। ये बात तो है। आज लीडरशिप से लेकर कूटनीति तक में ये महसूस किया जा रहा है कि केवल तार्किक फैसले काफी नहीं हैं, उनके पीछे एक मानवीय स्पर्श होना चाहिए। तो डेलरम्पल का इतिहास
काकड़िया का संवाद और सत्यार्थी की करुणा, ये सब हमें बता रहे हैं कि हमारी सॉफ्ट पावर ही हमेशा से हमारी असली ताकत रही है। बिल्कुल सटीक विश्लेषण है आपका। और जब हमें सॉफ्ट पावर और कहानियों की बात कर ही रहे हैं, तो हमें उस दुनिया की तरफ चलना चाहिए जहां ये कहानियां पनपती हैं। यानी हमारा अपना साहित्य। हाँ, क्योंकि एक समाज अपनी सामूहिक यादों को सबसे बेहतर तरीके से साहित्य में ही सहेज कर रखता है। और इस साल के साहित्यिक पुरस्कारों ने कुछ बहुत ही दिलचस्प सिलसिलों को तोड़ा है। आप शायद 35वें सरस्वती सम्मान की बात कर रही हैं? बिल्कुल। 2025 का ये प्रतिष्ठित सरस्वती सम्मान बंगाली लेखक रामकुमार मुखोपाध्याय को दिया जा रहा है। जी, उनके उपन्यास हर पार्वती कथा के लिए। लेकिन यहाँ जो बात सबसे ज्यादा ध्यान खींचती है वो ये है कि पिछले 22 वर्षों में ये सम्मान जीतने वाले वे पहले बंगाली लेखक हैं। 22 साल, ये वाकई एक बहुत लंबा अंतराल है। वही तो। टैगोर और शरद चंद्र चट्टोपाध्याय जैसी महान विरासत वाली भाषा में इतने लंबे समय तक इस राष्ट्रीय सम्मान का ना आना बहुत कुछ कहता है। दरअसल ये 22 साल का अंतराल राष्ट्रीय साहित्यिक पुरस्कारों की उस जटिल चयन प्रक्रिया को भी उजागर करता है, जहां हर साल अलग-अलग भाषाओं का साहित्य एक ही कतार में खड़ा होता है। मतलब प्रतियोगिता बहुत कड़ी होती है। बिल्कुल। बंगाल में कभी उच्च कोटि के साहित्य की कमी नहीं रही, लेकिन जब कोई रचना इतने लंबे समय बाद उस राष्ट्रीय बाधा को पार करती है, तो इसका सीधा सा मतलब है कि उस रचना ने अपनी क्षेत्रीय सीमाओं से बाहर निकलकर पूरे देश को छुआ है। हाँ, हर पार्वती कथा का ये सम्मान बंगाली साहित्य के विमर्श को एक नई ऊर्जा देता है। और ये ऊर्जा सिर्फ बंगाल तक सीमित नहीं है। अगर हम दक्षिण की ओर देखें तो 60वां ज्ञानपीठ पुरस्कार, जिसे भारत का सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान माना जाता है, तमिल कवि और गीतकार आर वैरामथु को मिला है। अच्छा, वे इस सम्मान को पाने वाले तीसरे तमिल लेखक बन गए हैं ना? जी। और दिलचस्प बात यह है कि वो शास्त्रीय तमिल कविता भी लिखते हैं और सिनेमा के लिए लोकप्रिय गीत भी रचते हैं। ये तो बहुत खास बात है। इसका मतलब है कि उच्च साहित्य और लोकप्रिय संस्कृति के बीच की दीवारें अब टूट रही हैं। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। साहित्य को हमेशा भारी भरकम किताबों तक सीमित रखने की जरूरत नहीं है। हाँ, आम जनता की जुबान पर चढ़ने वाली कविता भी तो उतनी ही अहमियत रखती है। तो बिल्कुल। और इसी बात को साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 की सूची भी साबित करती है, जहां 24 भाषाओं में रचनाओं को सम्मानित किया गया है। 24 भाषाएं, मतलब मणिपुरी से लेकर सिंधी और कोंकणी तक। अब हम यहाँ सबके नाम तो नहीं ले सकते, लेकिन एक किताब है जिसने मेरा ध्यान खींचा है। कौन सी किताब? अंग्रेजी के लिए नवतेज सनमा को उनकी किताब क्रिम्सन स्प्रिंग के लिए चुना गया है। ये किताब जलियांवाला बाग हत्याकांड के इर्द गिर्द बुनी गई है। एक बहुत ही संवेदनशील विषय है ये। हाँ, अब जलियांवाला बाग की घटना को तो हम सभी ने स्कूल की इतिहास की किताबों में तारीखों और आंकड़ों के रूप में पढ़ा है। बिल्कुल पढ़ा है। तो मैं सोच रही थी कि फिर यहाँ साहित्य का काम कहाँ से शुरू होता है? देखिए, इतिहास की किताबें हमें बताती हैं कि क्या हुआ, कब हुआ और कितने लोग मारे गए। इतिहास सिर्फ आंकड़े देता है। लेकिन साहित्य क्या करता है? साहित्य उन आंकड़ों को वापस इंसानों में बदल देता है। क्या बात है, बहुत गहरी बात कही आपने। जब नवतेज सरना क्रिम्सन स्प्रिंग लिखते हैं तो वे हमें बताते हैं कि उस मैदान में गोलियों की आवाज कैसी रही होगी, एक माँ ने अपने बच्चे को बचाने के लिए क्या महसूस किया होगा। हाँ, साहित्य हमारी सामूहिक स्मृति के घावों को जिंदा रखता है। बिल्कुल, वो हमें उस दर्द का एहसास कराता है जिसे कोई भी पाठ्यपुस्तक नहीं समझा सकती। ये सच में सोचने पर मजबूर करता है। खैर, पन्नों पर शब्दों के जरिए कहानियों को जिंदा करने से थोड़ा आगे बढ़ते हैं। जी, दृश्य माध्यम की ओर। हाँ, अब बात करते हैं मार्च 2026 में हुए 98वें ऑस्कर अकेडमी पुरस्कारों की। इस बार ऑस्कर में एक ही फिल्म छाई रही, द ब्रुक लिस्ट। जी, उसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला और पॉल थॉमस एंडरसन ने सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का ऑस्कर जीता। और अभिनय की बात करें तो माइकल बी जॉर्डन को सिनर्स के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और जेसी बकली को हैमनेट के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला। लेकिन यहाँ सबसे दिलचस्प बात ये बड़े नाम नहीं है। हाँ, यहाँ सबसे बड़ा बदलाव वो है जो इतिहास में पहली बार हुआ है, और मुझे अभी भी समझ नहीं आ रहा है कि ऐसा होने में 98 साल कैसे लग गए। आप सर्वश्रेष्ठ कास्टिंग वाले ऑस्कर की बात करिए ना? बिल्कुल, पहली बार बेस्ट कास्टिंग के लिए ऑस्कर दिया गया है, और ये ऐतिहासिक पहला पुरस्कार द ब्रूटलिस्ट के लिए कैसेंड्रा कोलोकुंडिस को मिला है। इस सिनेमा के लिए एक बहुत बड़ा मील का पत्थर है। लेकिन मेरा सवाल ये है कि एक कास्टिंग डायरेक्टर आखिर ऐसा क्या करता है
जिससे पहचानने में एकेडमी को लगभग 1 सदी का समय लग गया। मतलब वे तो बस ऑडिशन लेते हैं और अभिनेताओं को चुन लेते हैं ना। इसे इस तरह से देखना बहुत ही सरल हो जाएगा। किसी इमारत की कल्पना कीजिए। ठीक है। लोग उस इमारत की शानदार बालकनी, उसके रंग रोगन और डिजाइन की तारीफ करते हैं ना। हाँ। फिल्म में ये रंग रोगन और डिजाइन अभिनेता और निर्देशक होते हैं। हाँ, जो हमें पर्दे पर दिखते हैं। लेकिन वो पूरी की पूरी इमारत जमीन के नीचे दबी एक अदृश्य नींव पर टिकी होती है। अगर नींव में ईंटें सही जगह पर नहीं रखी गईं, तो इमारत ढह जाएगी। ओहो, मतलब कास्टिंग डायरेक्टर वो अदृश्य नींव है? एकदम सही। कास्टिंग डायरेक्टर केवल अभिनेता नहीं चुनता, वो किरदारों के बीच की केमिस्ट्री बनाता है। हाँ, ये तय करता है कि 2 चेहरे स्क्रीन पर एक साथ कैसे दिखेंगे, उनकी ऊर्जा कैसे टकराएगी। बिल्कुल। कैसेंड्रा कोलुकुंडीज ने द ब्रूटलिस्ट के लिए यही अदृश्य नींव तैयार की थी। 98 साल इसलिए लगे क्योंकि फिल्म उद्योग हमेशा दिखने वाले काम का ही जश्न मनाता रहा है। ये अदृश्य नींव वाली बात मुझे बहुत अच्छी लगी। और अगर हम इसे एक थीम की तरह देखें तो ये सिर्फ सिनेमा तक सीमित नहीं है। आपका मतलब है कि 2026 के अन्य सम्मान भी इसी से जुड़े हैं? हाँ, अन्य प्रमुख सम्मान भी समाज की अलग-अलग नींव को मजबूत करने वालों को ही दिए गए हैं। जैसे शास्त्रीय कलाओं को ही देख लीजिए। जी, संगीत कलानिधि पुरस्कार 2026 दिग्गज वीणा वादक डॉक्टर जयंती कुमारेश को दिया गया है। और नृत्य कलानिधि पुरस्कार नरेंद्र माझी को मिला है। और यहाँ भी वही नींव वाला सिद्धांत पूरी तरह से लागू होता है। वो कैसे? देखिए, आज हम चाहे जितना भी आधुनिक या फ्यूजन संगीत सुन लें, उसकी जड़ें, उसका बुनियादी व्याकरण इन्हीं शास्त्रीय कलाओं से ही निकलता है। वीणा जैसे प्राचीन वाद्यंत्र को साधना, संगीत की उसी गहरी नींव को जीवित रखना है। बिल्कुल सही कहा। और अगर हम सामाजिक स्तर पर इस नींव को मजबूत करने की बात करें, तो वो लोग भी हैं जो मानवीय प्रयास कर रहे हैं। जैसे किस ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2025? हाँ, ये सम्मान रिलायंस फाउंडेशन की चेयरपर्सन नीता अंबानी को उनके परोपकारी कार्यों के लिए दिया गया है। संसाधन जुटाना और उन्हें समाज के सबसे कमजोर तबके तक पहुंचाना, ये एक बहुत बड़ा काम है। हाँ, मतलब ये भी तो समाज की एक तरह की कास्टिंग ही है, जहां आप सही मदद को सही इंसान तक पहुंचाकर एक बेहतर समाज की नींव तैयार कर रहे हैं। ये एक बहुत ही दिलचस्प तुलना की है आपने। कला से लेकर समाज सेवा तक हम उन लोगों का जश्न मना रहे हैं जो बुनियादी ढांचा तैयार करते हैं। अब यहाँ से हम अपनी इस गहन चर्चा के अंतिम और शायद सबसे जटिल हिस्से की ओर बढ़ते हैं। जी बताइए। हमने भावनाओं की बात की, साहित्य और सिनेमा की बात की। ये सब ऐसी चीजें हैं जिन्हें हम महसूस कर सकते हैं या देख सकते हैं। हाँ बिल्कुल। मूर्त है, मतलब एब्स्ट्रैक्ट है। हम गणित की बात कर रहे हैं। एबल पुरस्कार की बात कर रही हैं आप? हाँ, 2026 का एबल पुरस्कार, जिसे अक्सर गणित का नोबेल कहा जाता है, जर्मन गणितज्ञ गर्ड फाल्टिंग्स को दिया गया है। जी, उन्हें यह पुरस्कार अंक गणितीय ज्योमेट्री या अर्थमेटिक ज्योमेट्री में उनके मौलिक योगदान के लिए मिला है। अब देखिए, मैं गणित में कभी बहुत अच्छी नहीं रही। ज्यादातर लोगों का यही हाल होता है। हाँ ना, तो एक आम इंसान के लिए जो बैंक का हिसाब जोड़ने के लिए भी कैलकुलेटर का इस्तेमाल करता है, इस अंक गणितीय ज्यामिति का क्या मतलब है? ये इतनी बड़ी बात क्यों है? इसे समझने के लिए हमें आकार और संख्याओं को थोड़ा अलग अलग देखना होगा। ठीक है। ज्यामिति यानी आकार, जैसे वृत्त या वक्र रेखाएं, सर्कल या कर्व्स, और दूसरी तरफ अंक गणित जो केवल संख्याओं की बात करता है, खासतौर पे पूर्ण संख्याओं की। ठीक है, आकार और संख्याएं। सदियों से गणितज्ञों के सामने एक बड़ी चुनौती रही है, जिसे डायोफेंटाइन समीकरण कहते हैं। डायोफेंटाइन समीकरण, ये नाम तो किसी प्राचीन यूनानी रहस्य जैसा लग रहा है। ये वाकई एक रहस्य ही था। इसका मतलब ये पता लगाना था कि कोई विशिष्ट ज्यामितीय आकार पूर्ण संख्याओं के ग्रिड को कहाँ काटता है। थोड़ा मुश्किल है, लेकिन मैं समझने की कोशिश कर रही हूँ। गर्ड फाल्टिंग्स ने दरअसल इन दोनों अलग अलग दुनियाओं, आकारों और संख्याओं को एक साथ जोड़ दिया। उन्होंने एक ऐसा तरीका निकाला जिससे हम ये भविष्यवाणी कर सकते हैं कि ये आकार और संख्याएं कहाँ एक दूसरे से मिलेंगे। अच्छा, लेकिन रुकिए, मैं अभी भी ये सोच रही हूँ कि इसका हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से क्या लेना देना है। बिल्कुल, ये सवाल लाजमी है। हाँ, मतलब क्या ये सिर्फ ब्लैक बोर्ड पर लिखे जाने वाले जटिल समीकरण है, या इसका कोई असली उपयोग भी है हमारी दुनिया में? इसका असर आपकी कल्पना से कहीं ज्यादा सीधा है। क्या आप व्हाट्सएप पर मैसेज भेजती हैं? हाँ, रोज ही करती हूँ। या मोबाइल से बैंक का कोई ट्रांजैक्शन करती हैं? बिल्कुल, वो भी करती हूँ। तो जब आप मैसेज भेजती हैं तो वो एंड टू एंड इनक्रिप्टेड होता है ना? हाँ, वो लिखा आता है ना स्क्रीन पर। जी, ये जो इनक्रिप्शन है, जो आपके बैंक खाते और आपके प्राइवेट मैसेज को हैकर से बचाता है, वो एलिप्टिक कर्व क्रिप्टोग्राफी पर आधारित है। अच्छा।
और ये क्रिप्टोग्राफी उसी अंकगणितीय ज्योमेट्री से पैदा हुई है जिसके लिए गर्ट फैल्टिंग्स को सम्मानित किया गया है। अरे वाह, मतलब ये सब आपस में जुड़ा हुआ है। बिल्कुल। उन्होंने आकारों और संख्याओं को एक साथ लॉक करके एक ऐसा डिजिटल ताला बनाने का रास्ता साफ किया जिसे तोड़ना लगभग असंभव है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक जर्मन गणितज्ञ जो अपने कमरे में बैठकर आकारों और संख्याओं के बीच छिपे हुए पैटर्न खोज रहा था, वो दरअसल हमारे आज के पूरे डिजिटल सुरक्षा तंत्र की नींव रख रहा था। एकदम सही है ना, कमाल की बात। ये सच में दिमाग को चकरा देने वाला है। और अगर हम इस पूरी चर्चा की निष्कर्ष को देखें तो एक बहुत ही खूबसूरत विचार सामने आता है। वो क्या? सत्य की खोज अलग अलग रूपों में होती है। विलियम डिल्ड्रिम्पल इतिहास के पुराने पन्नों में सच खोज रहे हैं। नवतेज सरना साहित्य के जरिए मानवीय भावनाओं में सच्चाई तलाश रहे हैं। हाँ, और एक कास्टिंग डायरेक्टर एक अभिनेता की आंखों में फिल्म का सच खोजता है। बिल्कुल। और गर्ट फैल्टिंग्स ब्रह्मांड के उन जटिल गणितीय समीकरणों में परम सत्य खोज रहे हैं। ये सब आपस में कितनी गहराई से जुड़ा हुआ है। हमने प्राचीन भारत के उस ओपन सोर्स ज्ञान से शुरुआत की थी जिसने दुनिया को बदला, और हम आधुनिक गणित के उस डिजिटल ताले तक पहुंचे जो दुनिया को सुरक्षित कर रहा है। एक बहुत ही शानदार सफर रहा है। बीच में हमने 22 साल बाद किसी बंगाली लेखक की जीत का जश्न मनाया, और 98 साल बाद ऑस्कर में पर्दे के पीछे काम करने वाले कास्टिंग डायरेक्टर के पहचान को भी समझा। ये केवल मार्च 2026 के पुरस्कारों की सूची नहीं है। हाँ, ये इस बात का सबूत है कि हमारी दुनिया आज किन चीजों को अहमियत दे रही है। ये हमारी प्राथमिकताओं का एक बहुत ही स्पष्ट दस्तावेज है। तो इस चर्चा को खत्म करने से पहले मैं श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ के जाना चाहती हूँ। जरा सोचने वाली बात है, अगर आज से 1000 साल बाद यानी वर्ष 3026 में भविष्य के कुछ इतिहासकार हमारी आज की सभ्यता की खुदाई कर रहे हों। दिलचस्प कल्पना है। मान लीजिए कि हमारा सारा इंटरनेट, सारा डेटा नष्ट हो गया है और उन्हें केवल मार्च 2026 के इन विजेताओं की छोटी सी सूची मिलती है। बस एक कागज पन्ना। हाँ, एक ऐसा पन्ना जिसमें करुणा की अहमियत पर लिखी किताब का जिक्र है, जलियांवाला बाग के दर्द को याद करने वाले साहित्य का नाम है, सिनेमा की अदृश्य नींव रखने वाले को दिया गया सम्मान है, और अमूर्त गणित की खोज का वर्णन है। हाँ, तो वो क्या सोचेंगे हमारे बारे में? वही तो, उस एक पन्ने को देखकर वे भविष्य के इतिहासकार हमारे बारे में क्या निष्कर्ष निकालेंगे? क्या वे ये मानेंगे कि 2026 की दुनिया सिर्फ तकनीक, हथियारों और शेयर बाजार की अंधी दौड़ में शामिल थी, या कुछ और? या फिर वे इस सूची को देखकर ये समझेंगे कि तमाम चुनौतियों और लड़ाइयों के बावजूद हम एक ऐसी सभ्यता थे जिसने अंततः सृजन, ज्ञान, अपनी सांस्कृतिक जड़ों और सबसे बढ़कर करुणा को अपना सर्वोच्च आदर्श माना। मार्च 2026 के महत्वपूर्ण दिनों और उनकी थीम्स पर यह आपका त्वरित सारांश है। देखिए, मार्च का महीना सिर्फ कैलेंडर के पन्ने पलटने का नाम नहीं है, बल्कि ये एक बहुत ही जरूरी ब्लूप्रिंट है जो हमें बताता है कि आज के समय में हमारी सेहत, पर्यावरण और समाज के लिए सबसे ज्यादा क्या मायने रखता है। क्या आपने कभी गौर किया है कि ये महीना ना एकदम एक फुल बॉडी चेकअप की तरह है? हम शुरुआत अपनी सेहत से करते हैं, फिर अपनी धरती की सेहत पर जाते हैं और आखिर में अपने समाज की सेहत को देखते हैं। पहला, व्यक्तिगत स्वास्थ्य। 7 मार्च को जन औषधि दिवस है, जिसकी थीम है जन औषधि, सस्ती भी, भरोसेमंद भी। इसके बाद 24 मार्च को आता है विश्व टीबी दिवस, जिसकी थीम है येस वी कैन एंड टीबी, लेड बाय कंट्रीज, पावर्ड बाय पीपल। यानी ये महीना हमें सस्ती दवाओं से लेकर टीबी जैसी बीमारी को जड़ से खत्म करने तक का रास्ता दिखाता है। दूसरा, इंसान की सेहत से आगे बढ़कर हम आते हैं धरती की सेहत पर। 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। अब आप सोचेंगे कि भाई, पानी बचाने का लैंगिक समानता से क्या लेना देना? क्योंकि इस बार की थीम ही है वाटर एंड जेंडर इक्वालिटी, और नारा है वेयर वाटर फ्लोज इक्वालिटी ग्रोज। इसके अलावा 28 मार्च को रात 8:30 बजे अर्थ आवर है, जिसकी थीम है द बिगेस्ट आवर फॉर अर्थ। अंत में हम बात करते हैं सामाजिक सशक्तिकरण की। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। इसका कैंपेन थीम गिव टू गेन और यूएन थीम राइट्स, जस्टिस, एक्शन फॉर ऑल वुमेन एंड गर्ल्स है।
ये हिस्सा पूरे महीने को अधिकारों और न्याय के साथ बहुत ही मजबूती से बांध देता है। तो चाहे बात सस्ती दवाओं से जान बचाने की हो, पानी के जरिए समानता लाने की हो, या फिर महिलाओं के अधिकारों की, मार्च 2026 के ये दिन हमें याद दिलाते हैं कि एक सुरक्षित कल के लिए आज उठाए गए छोटे कदम ही सबसे बड़ा बदलाव लाते हैं। यह भारत के नवीनतम और महत्वपूर्ण राष्ट्रीय विकास कार्यों पर आपका त्वरित सारांश है। देखिए, भारत इस वक्त हेल्थ टेक, पर्यावरण और बड़े बुनियादी ढांचे में इतनी तेज छलांग लगा रहा है कि एक जागरूक नागरिक के नाते आपको इन बदलावों की जानकारी होना एकदम जरूरी है। पहला, स्वास्थ्य और एआई। बेंगलुरु के निम्हांस में काल ब्रेन नाम से भारत का पहला ओपन सोर्स मानसिक विकार डेटाबेस लॉन्च हुआ है। साथ ही समय से पहले जन्म को रोकने के लिए गर्भ-इनी नाम की एक नई एआई स्टडी भी शुरू हुई है। तो सोचिए, क्या एआई और ओपन सोर्स डेटा भारत की स्वास्थ्य सेवा प्रणाली के लिए डिजिटल संजीवनी साबित होने वाले हैं? दूसरा, पर्यावरण। मानव स्वास्थ्य से अगर हम प्रकृति की ओर सहजता से मुड़ें, तो दिल्ली में हाईवे प्रदूषण कम करने के लिए पहला प्योर एयर माइक्रो एल्गी टावर लगा है। ये बिल्कुल कंक्रीट के बीच धड़कते शहरी फेफड़ों की तरह काम कर रहा है। वहीं आंध्र प्रदेश में मानव वन्यजीव संघर्ष को रोकने के लिए प्रोजेक्ट हनुमान शुरू हुआ है। वाकई विकास के साथ प्रकृति का यह संतुलन आज की सबसे बड़ी जरूरत है। अंततः बुनियादी ढांचा और अर्थव्यवस्था। गुजरात के साणंद में माइक्रॉन 22,516 करोड़ रुपए के भारी निवेश से देश की पहली सेमीकंडक्टर असेंबली और टेस्ट फैसिलिटी बना रही है। सेमीकंडक्टर असल में आधुनिक अर्थव्यवस्था का दिमाग है। तो क्या यह कदम भारत को सिर्फ एक उपभोक्ता से एक वैश्विक निर्माता बना देंगे? इसके अलावा ब्रह्मपुत्र नदी पर व्यापार के लिए देश के पहले नदी आधारित लाइट हाउस भी बन रहे हैं। स्वास्थ्य में एआई के उपयोग से लेकर बड़े सेमीकंडक्टर निवेश और पर्यावरण संरक्षण तक भारत स्पष्ट रूप से एक हाईटेक और संतुलित भविष्य की मजबूत नींव रख रहा है। इन बदलावों की गति बहुत तेज है, इसलिए हमेशा जागरूक रहें और आगे बढ़ते रहें।